अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में? मज़े में रहना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि फ़िट रहना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा ये बताएं कि भाई कितनी शॉपिंग हो गई, कितनी ग्रॉसरी हो गई और क्या कुछ कर लिया। जब रमज़ान की आमद हो ना तो फिर हर किसी को एक ही फ़िक्र होती है कि हमने अपनी घर की सारी चीज़ें पूरी कर लेनी है, क्योंकि जब आप रोज़े रखते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी जो है वो जा रही होती है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, आपका शेड्यूल बिजी होता है, रोज़ा, नमाज, इबादतें, और फिर इस सिलसिले में क्या होता है कि बाहर निकलना नहीं होता। लेकिन ये जो रोज़े हैं, ये रहमतें हैं, ये बरकतें हैं, और ये अल्लाह ताला का एक ऐसा महीना है हम सब पर, ऐसा इनाम है कि इसके लिए ना पूरा साल हम सब इंतज़ार करते हैं। दुनिया के सारे मुसलमान जो है इस बाबरकत महीने का पूरा साल इंतज़ार करते हैं, और मैं तो उन जो है ना लोगों में से हूँ कि मुझे पूरा साल रमज़ान का इंतज़ार रहता है कि कब ये महीना आएगा और कब हम अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें जो है वो समेटेंगे। लेकिन इस महीने में क्या होता है कि जब रोज़े रख रहे होते हैं लोग, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा डाइट से आउट हो जाते हैं। अब जब डाइट से आउट होते तो अब आपने रोज़ा रखा, उसके बाद इफ्तार किया, फिर उसके बाद चाय, फिर खाना और फिर सहरी तक लोग खाना खाते रहते हैं, और उस सिलसिले में उनका मैदा अपसेट हो जाता है। अब क्या होता है कि मैदा अपसेट हो गया है, हिकअप्स हैं, फिर प्रॉब्लम हो गई है, किसी को गैस की शिकायत हो रही है, किसी का मैदा भारी हो रहा है, किसी का पेट जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इन सारे मसाइल का क्या हल है कि रमज़ान में अपने आप को फिट रखें, रमज़ान में अपने आप को हेल्दी रखें ताकि रोज़े रख सकें, इबादत कर सकें। तो अब ये जो रेमेडीज़ होती हैं कि हम अपने घर में ही बैठकर किस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हुमेरा ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरा ये बताएं, रमज़ान में ये पेट अपसेट होना, ब्लोटिंग होना, मैदे का प्रॉब्लम, हिचकियाँ आ रही हैं और बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं, इसको कैसे जो है वो डील आउट किया जाए? क्या रेमेडीज हैं आपके पास? देखो, सबसे पहले तो रमजान जो है ना हम्म। वो हम बंदे समझते हैं कि खाओ खाओ और खाओ, ये वाली चीज आ जाती है। हाँ। तो रमजान अल्लाह ताला ने बैलेंस के लिए कहा है आप डाइट मतलब नॉर्मल लीजिए। आप क्योंकि आपने रमजान से रोजे रखने से ना आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, और इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि बीच वाले दिनों में, महीनों में भी थोड़े-थोड़े एक आध रोज़े रोज़ रखते हुए, ताकि आपके मैदे को आदत रहे। अमूमन होता क्या है, मैदा भी परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि इतना खाना और टाइम कुछ पता ही नहीं होता कि किस टाइम पे क्या लिया जा रहा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, जब हम सहरी में उठते हैं ना, तो सहरी में ये होता है कि एक तो पानी इतना पी लेते हैं कि सारा दिन ऐसा लगता है जैसे पानी हमने पीना ही है, हलक खुश्क होगा, क्योंकि गर्मी में होता है लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है ज़्यादातर करके। लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रमज़ान आ रहे हैं, वो ठंडे मौसम में आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे होंगे ये रमज़ान। कोशिश ये करो कि आप ना डाइट बहुत अच्छी लो। एक तो हम तली हुई चीज़ें बहुत खा रहे होते हैं कि हम्म। बस अफ्तार में सजा लें दस्तरखान को। देखिए, 2 या 3 चीज़ें लें, इसको कोशिश करें कि हम डाइट बहुत अच्छी लें, हम्म। ठंडी चीज़ें लें, और जो है साथ में जो है ना दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। सही। दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। अच्छा, सहरी में जो है बहुत सारे लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, ये सही होता है? उससे कहते हैं प्यास भी नहीं लगती। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। दही खाने से आपके मैदे में ठंडक रहती है, जिसकी वजह से आपको प्यास भी नहीं लगती है, और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी रहती है। आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहता है दही खाने से। सही। अच्छा, इम्यूनिटी अच्छी रहती है। अब क्या होता है कि रूटीन थोड़ा सा आउट होता है लोगों का। लोग इफ्तार के बाद से जो खाना शुरू करते हैं तो सहरी तक खाते हैं, फिर उनको पूरा दिन प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा बैलेंस डाइट के बारे में बताएं कि रमज़ान में अपनी डाइट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं ताकि मैदे में इशू ना हो। अच्छा देखो, अफ्तार में ना मिर्च मसाले पकौड़े तो हम खैर कहते हैं कि रमजान आया तो चलो ठीक है, हम्म। लेकिन ना मिर्च मसालों को थोड़ा सा हमें कम लेना चाहिए। मैं यूएई में होती थी जब, तो अब खैर मैंने उस चीज को यहाँ भी फोकस किया हुआ है। जी। वहां पर हम लोग जो है ना ऐसी चीजें खाते थे जो काली मिर्चों में बनी हुई होती थी, हरी मिर्चों में नहीं, लाल मिर्चों में नहीं। और हरीसा एक डिश होती है हरीसा, जो कि यस। बनाई जाती है जौ से। हम्म। तो हरीसा यहाँ पर तो अब इतना कॉमन नहीं है, हलीम की तरह ही होता है, लेकिन बेसिकली उसके अंदर जौ होता है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, गोश्त होता है, और फिर उसके बाद काली मिर्चों में बना होता है। सिर्फ उसमें काली मिर्च और नमक डलता है, कोई गरम मसाले नहीं, कोई मसाला नहीं, और इतना मजे का वो बनता है और इतना कोई ताकतवर होता है ना, पूरा
महीना हरीसा जो है लोग वहां खा रहे होते हैं, जैसे हम पूरे महीने यहाँ पकौड़े खाते हैं, वहां हरीसा चलता है। तो हरीसा जौ से बनता है, जौ आप घर में बनाइए, आप ऐसी चीजें खुद भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि जौ कितना ताकतवर होता है, आपकी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। कोशिश ये करो कि एक तो जो हम वो जो शरबत पी लेते हैं ना, फौरन ही चीनी वाला शरबत जो है, चीनी उसके अंदर घुली हुई जी। होती है खूब सारी, और वो पी लेते हैं, तो उसकी वजह से आपका ब्लड शुगर जो है ना एकदम से वो मैदा पकड़ लेता है उसको, और उसके बाद आपकी कोई आपके अंदर जान नहीं रहती कि आपने कुछ और भी एक्टिविटी करनी है इफ्तार के बाद। तो कोशिश करें एकदम शरबत ना पिएं, आप जो है कुछ खा लें, कोई चीज ऐसी खा लें, फ्रूट का इस्तेमाल करें। देखिए अगर आप फ्रूट कहेंगे बहुत महंगे, तो एक आध फ्रूट सस्ता भी होता है, तो जरूरी नहीं कि हम उसकी चाट ही बनाएं। कोई भी फ्रूट जो आपको अवेलेबिलिटी हो, आप फ्रूट खाइए, और खाने के कुछ देर के बाद आप उस शरबत को या इनटेक कीजिए, ताकि मैदा आहिस्ता-आहिस्ता। सबसे बेहतर तो खजूर से रोज़ा खोलना होता है। जी। खजूर आपकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू वापस ले आती है आपकी बॉडी के अंदर। आप खजूर से रोज़ा खोलिए, आप फिर कुछ खाइए, फिर उसके बाद शरबत पीजिए। मैं तो सीधा-सीधा ये कहती हूँ कि अब तो ऐसे रोज़े खुलते हैं कि आप खाना खाइए सीधा-सीधा, खजूर से रोज़ा खोलें, खाना खाएँ, और फिर अपनी आप तरावियाँ भी पढ़ें। आप इतना एक्टिव रहेंगे, यकीन करो रमज़ान का महीना मैं इतना बेस्ट फील करती हूँ अपने लिए, और सेम मैं हियर। इसीलिए रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं करती। सही। पता है क्या, रमज़ान का महीना ऐसे ही है कि रमज़ान के महीने में ना आप ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि जब आप इफ्तार के बाद स्टार्ट होते हैं ना लोग, तो फिर क्या होता है कि पहले इफ्तार किया, फिर उसमें समोसे हैं, पकोड़े हैं, छोले हैं, फिर वो ये होता है कि उसका एक जो खाने का जो मज़ा है ना वो अलग होता है। फिर उसके बाद तरावियों के बाद फिर यही होता है कि भाई अब डिनर लग रहा है, फिर डिनर के बाद थ्रू आउट आप इबादत भी कर रहे होते हैं, साथ साथ बीच में ब्रेक भी ले रहे होते हैं, तो खाना पीना भी चल रहा होता है। तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों को ना हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। अब क्या होता है कि डाइट उनसे इस तरह से मेंटेन नहीं होती है। अच्छा, उसमें उनको वही टाइम है जिसमें उनको पानी भी पीना है, वही टाइम है जिसमें उनको जो है वो ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स भी लेने हैं या ऐसे डाइट भी लेने हैं जिसकी वजह से थ्रू आउट उनका रोज़ा जो है वो बहुत अच्छा जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो एनर्जेटिक रखें रोज़े में भी, और दूसरा ये कि लोगों को मैदे के मसाइल ना हो, लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो कि फिर वो बीमार पड़ जाएं। बहुत सारे लोगों के पेट ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को स्टमक में प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग होती है, हिचकियाँ आती हैं, वोमिट फील होता है, एंजाइटी होती है, चक्कर आते हैं। वो भी ये होता है कि वो रात में जब ज़्यादा खा रहे होते हैं तो वो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो थ्रू आउट खा रहे होते हैं। देखो मैं अपनी जो है ना डाइट बताती हूँ कि मैं जो हूँ से लेके मेरी डाइट क्या होती है। मेरी डाइट ये होती है कि मैं सहरी में एक तो जल्दी उठ जाओ, जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ 10 मिनट पहले उठ के सहरी करनी है, एग्जैक्टली। आप जल्दी उठे थोड़ा। मैं पराठा भी खाती हूँ, मैं फ्रेश क्रीम भी लेती हूँ, मैं लस्सी भी लेती हूँ, चाय भी लेती हूँ। ये चारों के लिए ना मैंने टाइम पे डिवाइड किए हुए हैं कि सहरी में हमने कितने बजे उठना है। ये सारी चीजें लेने के बाद फिर जब आप अफ्तार करते हैं ना, आप बहुत एक्टिव रहेंगे। आपने अच्छा एंड में मेरे साथ क्या होता है, जब मैं सहरी कर लेती हूँ सारी, तो मैंने इलायची के दाने रखे हुए निकाल के, वो मैं थोड़ी देर के लिए चबा लेती हूँ। इलायची के दाने बहुत अच्छे रहते हैं, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अब पानी बहुत ज्यादा नहीं पीना, जितना नॉर्मली पिया जाए। जरूरी नहीं आप ऊंट की तरह पेट में पानी भरते रहें। आपने इसी तरह सहरी करनी है। सहरी के बाद जब आप अफ्तार करते हैं ना, तो अफ्तार में कोशिश करें आप घर की बनी हुई चीजें लें। हमारे यहाँ हो क्या गया है, हम जो बाजार की बनी बनाई चीजें लेकर आते हैं, घर में फ्राई करते हैं, या बाजार की तली हुई चीजें लेकर आते हैं। उससे होता क्या है, उसमें मिर्च मसाले इतने कोई ज्यादा होते हैं, उसमें गोश्त नाम की कोई चीज नहीं होती है, मिर्च मसाले ज्यादा होते हैं। तो कोशिश करें घर में बनाएं। अभी आप यकीन करो, मैं घर में अपनी हर चीज मैं खुद बना के रखती हूँ, किसी से अच्छा बनवाती अच्छा, नहीं हूँ, मैं हुमैरा, खुद इलायची बनाती के हूँ। दाने जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये रोज़ाना मतलब जब आप सहरी कर रहे होते हैं उससे पहले जो है ये रोज़ाना खा लें तो इसके क्या फ़ायदा होता जी है? जी, उससे फायदा ये होता है कि एक तो आपने जो खाया वो हजम भी हो जाएगा, जी। दूसरा ये कि मैदे में ठंडक रहती है, आपको प्यास की शिद्दत नहीं लगती है, आपको भूख की शिद्दत नहीं लगती है। एक तो अगर ये 4 चीजें हम अपने दिमाग में बिठा लेना, तो आप यकीन करें वो वही होगा जो आप सोचेंगे। सबसे बड़ी चीज कि सही। आपने माइंड बना लिया कि मैंने ये खाया है तो मुझे अब ये नहीं होगा, तो वो चीज आपके साथ होगी यकीनन। अच्छा, और दूसरी सहरी में चीज जी ये जी है जी, कि हाँ कंटिन्यू कीजिए। आप आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये जो हमारी ब्लोटिंग स्टार्ट होती है ना, जब आपने देखा होगा कि सहरी खाने के बाद एकदम पेट ऐसा भारी हो जाता हाँ। है कि
आपको जाहिर सी बात है, सब सोने की तैयारी करते हैं हुँ, नमाज पढ़ने के बाद, तो हुँ। आपका पेट इतना भारी होता है कि नींद नहीं आती है। तो इससे आपको ब्लोटिंग भी नहीं होगी, सारा दिन कोई गैसेस नहीं बनेंगी आपके पेट में। सही। अच्छा, परफेक्ट क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आप सहरी में खा लें, जिससे आपको ब्लोटिंग भी नहीं हो, डाइट भी बैलेंस्ड रहे, एनर्जेटिक भी रहें और जब आप जाते हैं, दफ्तर जाते हैं या लोग कामों पर जाते हैं, तो फिर क्या होता है उनको ऐसे होता है जैसे वो लेथार्जिक हो रहे हैं। हालाँकि उन्होंने अच्छी सहरी की हुई होती है और उनकी सेहत भी ठीक होती है। तो ऐसी कोई डाइट बताएँ जिससे पूरा दिन लोग लेथार्जिक भी ना हो? सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा पेट भर के मत खाएँ। अच्छा, जितना आप ज़्यादा खाएँगे, उतना आप लेथार्जिक रहेंगे। ये ओके। मेरा माना हुआ है अपने ऊपर भी। हुँ, आपने कम खाया, थके-थके आप रहेंगे। जितना हाँ, हुँ, हाँ, आप जितना कम खाएँगे ना, जितनी कम सेहरी करेंगे, कम लेंगे, क्वांटिटी कम लेंगे, हुँ, तो आप कभी भी लेथार्जिक नहीं होंगे। मैं ओके। कहती हूँ, सेहरी में आप जो खाना है खाओ, लेकिन वो जो कहते हैं ना, हमारी एक सुन्नत है कि एक हिस्सा छोड़ के रखो पेट में। हाँ, बिल्कुल, सही। वो आपने रखना है। आप एक हिस्सा छोड़ के रखिए, आप देखिए आप सारा दिन एक्टिव रहेंगे। आप छोड़ दीजिए कि मैंने ये डाइट लेना है, मैंने वो डाइट लेना है, कोई नहीं। जो आप खाते हैं वो खाइए, लेकिन हुँ, एक हिस्सा का छोड़ के रखिए। आप देखिए आप एक्टिव रहेंगे। सही। अच्छा, बहुत सारे लोग दलिया भी खाते हैं सहरी में और फिर पराठे भी होते हैं, साथ-साथ अंडे भी होते हैं, दही का इस्तेमाल भी करते हैं। खजला फेनी जो है, वो बताएँ हुमैरा कि यूजुअली क्या होता है कि लोग खजला भी यूज़ करते हैं सहरी में, फेनी भी खाते हैं, लेकिन अब उसमें होता ये है कि उनको ना वो हैवी होता है। तो इसका इस्तेमाल क्या अल्टरनेट डेज़ में कर लें या किस तरह से करें? या वाक़ई जो लोग खजला ज़्यादा खाते हैं वो ये कहते हैं भई हमने खजला खाया हुआ है तो हमें भारीपन हो रहा है। तो ये क्या वाक़ई सही है? किस तरह से बनाना चाहिए? किस तरह से खाना चाहिए? देखो, खजला और फेनिया जो हैं, वो हुँ, उस ऑयल में बनी हुई होती हैं या घी में बनी हुई होती हैं, जो कि आपको हेवी करते हैं, आपके पेट को। हुँ, अगर खजला खा रहे हो, तो फिर दूसरी सेहरी स्किप कीजिए। यानी आप खाना जो दूसरी चीज़ें खा रहे हैं, उसको हुँ, स्किप कीजिए। ये अच्छा। दोनों अलग-अलग डाइट है, यानी एक फुल मील है खजला। अगर हुँ, आपने खाना भी खा लिया, खजला भी खा लिया, तो वही हाँ, बात है, वो हज़म नहीं होगा। अगर सही। आपने खजला खाया है, तो सिर्फ़ खजला खाइए, आपका शौक है, वो खाइए खजला, लेकिन खजला अच्छे तेल में बना हुआ हो या घी में बना हुआ, तो आपको नहीं प्रॉब्लम करेगा हज़म नहीं हाज़मे के लिए। हुँ, वरना ये है कि या तो आप लोग घर में बनाइए, कोई एक रेसिपी देख लीजिए खजला बनाने की, वो घर में बनाइए। बाहर हुँ, की फिर मैंने कहा ना कि बाहर का आपको बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन से तेल, घी में चीज़ें बनी हुई हैं, वो आपके लिए सेहत के लिए अच्छी हैं या नहीं हैं, हुँ। वो आपकी सेहत को बिगाड़ रही हैं। बाहर की चीज़ें जितनी आप लेंगे, वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है बनी-बनाई। चलिए जी, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेरे से करी बातें, कौन से ऐसे एनर्जेटिक फूड हैं, कौन सी ऐसी रेमेडीज़ है जिससे दिन भर आप फिट रह सकते हैं, एनर्जेटिक रह सकते हैं और अपने रोज़े बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह एनर्जेटिक रहना है, कैसे हमने अच्छे से रोज़े गुजारने। हुमैरा हमारे साथ हैं। हुमैरा, ये बताएं कि एनर्जेटिक जो डाइट है वो कौन सी है? दलिया खा लें, जौ का दलिया खा लें, गेहूं का दलिया खा लें या फिर पराठे खाएं सहरी में? क्या कुछ खाना चाहिए? और स्पेशली बच्चों के लिए बताएं कि जिन्होंने रोज़ा रखना होता है, जो टीन्स में हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या खाएँ खाएँ? क्योंकि उन्होंने तो फिर ज़ाहिर सी बात है देखो, जाना होता है। जी, जी, जी। सबसे पहले तो हम जो ड्रिंक्स लेते हैं ना, जब इफ्तार कर रहे होते हैं, तो उस ड्रिंक के अंदर आप अब भले आप जो कोई भी ड्रिंक ले रहे हैं, हुँ, कोशिश करें पुदीने को सुखा के रख लीजिए, ठीक है? आपने उस ड्रिंक में सूखा हुआ पुदीना थोड़ा-सा ना सूखा सूखा हुआ फ़ौरन यूँ ऐसे हाथ से करेंगे, यूँ क्रश हो जाता है। हुँ, वो पुदीने को, सूखे हुए पुदीने को आप उस ड्रिंक में डाल दीजिए और रात को भिगो के रखिए तुखमलंगा। ये तुखमलंगा लाज़मी आपने उस ड्रिंक में भीगा हुआ, अगले दिन वो फूल जाता है, तो वो हुँ, ड्रिंक में आप सुबह डाल दीजिए, आप सैरी करते हुए डाल दीजिए, हुँ, भिगो दीजिए हुँ, और शरबत में शाम को जब आप इफ्तार का टाइम हो, तो वो शरबत में डाल के ज़रूर पिएँ। होता क्या है कि हम जब सारा दिन भूखे रहते हैं या रोज़ा में जब होते हैं, तो बॉडी मैदे के अंदर ना गैसेज़ बनती हैं। हुँ। वो गैसेज़ आपकी जब बन रही होती हैं, अब आजकल तो हर दूसरा शख्स एसिडिटी का शिकार है।
एसिडिटी उसको इतनी है ना कि वो अगर रोजा रखेगा तो उसको खट्टे डकार हो गए या बदहजमी हो गई, इस तरह की कैफियत रहती है। हुँ, तो ये पुदीना और तखमलंगा ऐसी चीज है कि आपकी एसिडिटी को कंट्रोल में रखेगा ये, आपको बैलेंस रखेगा, आपकी भूख को बैलेंस रखेगा, आपको फील नहीं कराएगा। अच्छा, होता ये है कि हमारा जो पहला, दूसरा और तीसरा रोजा है ना, उसमें अमूमन तो पहला ही रोजा कह लें कि एक ही रोजा होता है जिसमें आपको ये तकलीफ सहनी पड़ती है, उसके बाद मैदा आदी हो जाता है, क्योंकि मैदा इतना रूटीन में खाने का आदी नहीं रहता ना। हुँ, ये तो अब हम मुसलमान जो हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक रूटीन पर आ जाते हैं रमजान में, जी। वरना हर किसी को देखिए कि कभी किसी को जब मौका मिला आपने खाना दोपहर का खा लिया, जब मौका हुँ, मिला रात का खा लिया, कोई हुँ, टाइम टेबल नहीं होता। सही। तो टाइम टेबल इसीलिए मैं कहती हूँ कि आम दिनों में भी आप घड़ी देख के अपना टाइम टेबल बना के रखिए कि इतने बजे मैंने रात का खाना खाना है, जो कि आप 8-9 बजे के अंदर खा लीजिए, हुँ, और इतने ही बजे दोपहर का जो टाइम होता है वो 12-1 बजे का टाइम होता है, दोपहर में आप खाना खा लीजिए। हुँ, तो इसीलिए आपका मैदा बैलेंस में रहता है। जब मैदा बैलेंस में जब नहीं होगा, जब आप खाने का टाइम जो चेंज करते रहेंगे इसमें। अच्छा, दूसरी एक डाइट मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने जो है घर में जो है पकौड़े बेसन में तले मत। आप अच्छा। बेसन की चीज़, हाँ, ज़्यादा इस बेसन ज़्यादा यूज़ ना करें। हुँ, आप जितनी भी सब्जियाँ काटते हैं ना, तो मैं क्योंकि मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं जी, क्या जी। करती हूँ, हाँ। और सारी सब्जियाँ काट ली, हुँ, उसके ऊपर सिर्फ़ वो बेसन को स्प्रिंकल करती हूँ ऐसे, क्योंकि उसी के पानी भी डालना नहीं पड़ता उसमें। हुँ, आपने हाथ से मैश किया सारी सब्जियों को बेसन डाल के, हुँ, और थोड़ा-सा चावल का आटा डाल के। हुँ, बेसन ज़रूरी नहीं है आप सारी चीज़ें बेसन डाल दें। इसको आप स्प्रिंगल कीजिए, मसाले बहुत ज़्यादा मत डालें, फिर कह रही हूँ उसके अंदर हुँ, नमक डालें और थोड़ा-सा काली मिर्ची या कुटी हुई थोड़ी-सी मिर्चें, वरना मैं तो सही। कुटी हुई मिर्चें भी नहीं डालती। ये बस स्प्रिंगल करके, और इस बेसन वाली पकौड़ों के अंदर अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि अच्छा। अजवाइन हुँ, आपको फ़ौरन हाज़िम कर देगा। अजवाइन आपके पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जब भी आप पकौड़े बनाएँ तो इसी रेमेडी से बनाएँ कि बहुत ज़्यादा बेसन इस्तेमाल ना करें, हुँ, और अजवाइन का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा करें, और अगर आपके पास हींग है ना, तो हुँ। थोड़ी-सी हींग भी डाल दीजिए। ये अच्छा, दोनों चीज़ें आपके मैदे के लिए बहुत अच्छी हैं। मेरे के लिए अच्छी। अच्छा, रोज़े में यूजुअली शुरू के रोज़ों में तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं लोग कि हमें सर दर्द हो रहा है। तो उससे बचने के लिए जो है सर दर्द से क्या खाना चाहिए सहरी में या फिर इफ्तार के बाद क्या लेना चाहिए? देखो, सर दर्द, गैसेस, मैंने जो जो अभी हुँ, बताया ना आपको कि हाँ, गैसेस बनती हैं, सही। गैसेस की वजह से ही आपका सर दर्द हो रहा होता है, प्लस हाँ, आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही होती। आप लोग नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, ज़ाहिर-सी बात है रमज़ान में आपकी नींद बहुत हुँ, डिस्टर्ब होती है, ज़्यादातर जो लोग वर्किंग में हैं, वो काम पे जाते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही होती है, हुँ, तो नींद प्रॉपर लीजिए। प्रॉपर नींद आने के लिए लेवेंडर का ऑयल मिलता है आपके पास, ठीक है ना? अच्छा। वो सर दर्द के लिए भी अच्छा है, हुँ, लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल मिलता है। हुँ, वो आप या तो कमरे में अपने एक उसकी कैंडल रख लीजिए, आजकल सेंट्स वाली जी, कैंडल्स जी, भी जी, आ जी, रही जी, हैं, जी। तो वो भी आप रख सकते हैं। उसकी फ्रेग्रेंस से ये होता है कि आप तो एक तो आपका सर दर्द जाता है और आपको नींद बहुत अच्छी आती है। तो सही। आप लेवेंडर की कैंडल ले आइए या लेवेंडर ऑयल ले आइए, वो हुँ, आप यूज़ कीजिए, उससे आपको नींद भरपूर आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी, जिससे आपका सर दर्द भी नहीं होगा। और कोशिश करें गैसेज़ वाली चीज़ें ना लें। फ्रिज़ी फ्रिज़ी ड्रिंक मैं मना करती हूँ हाँ। कि इफ्तार में बिल्कुल ना लें, वो आपको की सेहत को तबाह नहीं करेंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। अच्छा, चलें इफ़्तार में तो आपने अभी हमें बताना है कि इफ़्तार में किस तरह से इफ़्तार किया जा सकता है जो कि हेल्दी हो, यानी वो खाने जो कि हेल्दी हैं, ऑर्गेनिक हैं। उनमें मेनली कुछ ऐसी चीज़ों का ज़िक्र करें ताकि अगर लोग वो बनाना चाहें, अपने इफ़्तार की टेबल पे रखना चाहें तो वो रखें। बिल्कुल, मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ जो कि मैं हाँ, आपको बता देती हूँ। जी। करती हूँ कि आप समोसे घर में बनाइए, हुँ, बहुत अच्छे से। आप कीमा लीजिए, चाहे आप चिकन का लीजिए, चाहे आप बीफ का लीजिए, चाहे मटन का लीजिए, जो आपको सही लग रहा है। हुँ, अच्छा, अब इस कीमे में बहुत ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती हूँ, उस कीमे में सिर्फ़ काली मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा हुँ, और नमक। ये 3 चीज़ें डलेंगी, और अदरक, लहसुन। ये बॉयल करके आप इस कीमे को जब रेडी हो जाए ये कीमा, तो इसके अंदर प्याज़ को चॉप करके जितनी आप चाहें डाल लीजिए, आपको लगता है कि इस ज़्यादा है, कम है। प्याज़, धनिया और पुदीना, हुँ, ये डाल के अच्छी तरह इस बॉयल कीमे को मिक्स कीजिए। इसके अंदर आप लीजिए चारकोल का, कोयले का धुआँ। हुँ, धुनी लेने के बाद ये कीमा आपका रेडी हो गया। इसमें आप समोसा फिल कीजिए, आपको समोसे की बहुत अच्छी फिलिंग बनाना आ जाती है, रोल हुँ, किस तरह करते हैं समोसे को, ये बना के रखिए। लेकिन ये समोसा फ्राई नहीं होगा, ये सिर्फ़ बेक होगा।
तवे पर। ओके। आप बेक किया हुआ समोसा खाइए और आप इस इतना कोई टेस्टी लगेगा आपको, आप मुझे दुआएँ देंगी कि ये ना फ्राई है, ना वो वैसे बेक हुआ है। तवे के ऊपर हल्का-सा आप बेक कीजिए, हुँ। पका हुआ सारी चीज़ें होती हैं। आपने बेक करके ये आप खाना शुरू कीजिए, देखिए आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, आपका पेट भी भर रहा है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। आपने घर में बनाया, अनहेल्दी भी नहीं है। ये आप एक समोसा आप लेंगी ना और हुँ। फ्राइज़ ले लें या जो आप पकौड़े आप बनाती हैं घर में और फ्रूट्स, सही। ये आपका साग मुकम्मल हो गया। इसमें आपको कोई दूसरी चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे तो बनाने वाली, हुँ। कभी मौका मिला तो हम आपको और भी चीज़ें बताएँगे हाँ। क्योंकि शेफ़ तो हम नहीं है लेकिन बहरहाल होम शेफ़ ज़रूर हैं। हाँ, लेकिन आपको ज़रूर ऐसी चीज़ें पता हैं जो कि आपके रोज़े को यानी हम लोगों के रोज़े को जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ताकि एनर्जी होगी तो फिर हम अच्छी-अच्छी इबादतें करेंगे। एनर्जी होगी तो ज़ाहिर-सी बात है हम अच्छे से अपने रोज़े गुज़ारेंगे। बहुत शुक्रिया उमैरा, आप हमारे शो पर आई, आपकी कीमती वक़्त के लिए शुक्रिया। तो जनाब ये जो कि हम आपके साथ में शेयर करते हैं और हमारे जितने भी गेस्ट होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि आपके साथ अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ शेयर करें। रोज़े में आपको सर दर्द है, आपको नज़ला है, आपको एंग्ज़ायटी है, आपको ब्लोटिंग है, तो वो मैटर जो है वो आपका सॉल्व हो। ये रेमेडीज़ आपने ज़रूर अप्लाई करनी है। अच्छा, अगर आपको कोई इशू होता है तो चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मिलवाएंगे आपको एक ज़बरदस्ती शेफ़ से जो कि आपको बताएंगी कि रमज़ान में आप रमज़ान टेबल के ऊपर क्या क्या खाने रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बना सकते हैं और मज़े मज़े के खाने अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं। तो एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं कि खाना सर्व करना, खाना प्रेजेंट करना सिर्फ यही काम नहीं होता, बल्कि आपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं कि जब आपके गेस्ट आते हैं, चाहे आप दस्तरखान पर खाना लगा रहे हों या आप टेबल पर खाना लगा रहे हों, लेकिन आपको मैनर्स के अंदर खाना लगाना होता है, क्योंकि जो आपका गेस्ट है वो जाहिर सी बात है एक रिस्पेक्टेड गेस्ट है और लोग ये चीज़ नोट करते हैं। अच्छा, इसको सही मायनों में कहते हैं सलीका शारी, जो कि आप आजकल देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर मिसिंग है। बिरयानी आई, किसी भी डिश में बिरयानी आ गई, कोई भी बाउल आ गया, चमचे हैं तो 3-4 डिफरेंट तरीके के चमचे हैं। मेरे घर में तो स्पेशली इस बात पर ख़ास तौर पे फोकस होता है कि भाई आपने अगर किसी गेस्ट को सर्व करना है, उसको खाना खिलाना है, डिनर पे बुलाया है, लंच पे बुलाया है या आपने रिफ़्रेशमेंट देनी है, तो आपने उसको बिल्कुल ऐसे सर्व करना है कि उसको लगे कि वो बहुत स्पेशल गेस्ट है। और यही तरीक़ेकार भी होता है। तो टेबल कैसे सेट करते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, किस चीज़ में क्या सर्व करना चाहिए, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रिदा, जो कि शेफ़ भी हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है इनकी एक्सपर्टीज़ है इन तमाम तर चीज़ों में। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं रिदा? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रिदा, आप हमें बताएं कि किस तरह से टेबल सेटिंग की जाती है और किस तरह से गेस्ट को जो है वो सर्व किया जाता है, क्या तरीक़ेकार है सर्व करने का? जी। जी, बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो ये कि आपको पता है कि टेबल प्रेज़ेंटेशन जो है वो एक आर्ट है यस। और ऐसा आर्ट है कि अगर आप उसे मास्टर कर लें तो कोई भी आपसे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकता। हुँ। तो आप अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, इवन स्पेशली फॉर योर गेस्ट, जैसे अभी रमज़ान आ रहा है, ईद आएगी आगे, हुँ। तो हुँ। उसके लिए आपको स्पेशली अगर आपकी टेबल जो है वो वेल पुट है, तो खाने वाले भी एन्जॉय करते हैं, उनको आपके एस्थेटिक्स के बारे में भी पता चलता है हुँ। और डेफिनिटली हम अपनी नॉलेज को जितना ज़्यादा यूज़ करें डिस्प्ले में, तो वो उतना ब्यूटीफाई हो जाएगी आपकी सही। टेबल। फूड हुँ। प्रेज़ेंटेशन के साथ-साथ टेबल का लेआउट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए बेसिकली सबसे पहले एक हमें थीम सेलेक्ट करनी चाहिए। हुँ। एक तो आपकी ये कि आपकी मेन्यू आपके ज़हन में हो कि जो आपकी मेन्यू है उससे आपकी टेबल सेटिंग कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। हुँ। ऐसा नहीं कि आपने टेबल सेटिंग तो बिल्कुल फॉर्मल सी कर दी, लेकिन अब खाना आपका बिल्कुल देसी है, तो फिर हुँ। उसमें वो कंट्रास्ट आ जाता है ना? तो हमें ये सब चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए और ये अब तो इतना ज़्यादा इंटरनेट पे भी कंटेंट है, ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ की आपने क्वालिफ़िकेशन हो आपके पास तो ही आप एक वेल प्रेज़ेंटेड जो है वो पार्टी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि बेसिकली हमारे पास
सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास एक रनर होगा टेबल के सेंटर में जैसे प्लेस करने के लिए, 4 से 6 लोगों की अगर आपकी गैदरिंग है, अगर ज्यादा बड़ी गैदरिंग है सो यू कैन जॉइन द टेबल्स आल्सो। उसके बाद एक टेबल क्लॉथ आपका होता है, एक रनर होता है जो मिडल ऑफ द टेबल, सेंटर ऑफ द टेबल में रखा जाता है। सही। उसके साथ साथ आपके पास, जैसे मैं आपको कुछ चीजें सैंपल दिखाऊं, जैसे ये देखिए, ये एक लेदर का मैट है, ठीक है। तो अब अगर आपकी थीम कोई भी ऐसे, अगर आप ऐसे न्यूट्रल कलर्स के मैट लेके रखें अपने पास, ब्लैक, व्हाइट, गोल्डन, बिल्कुल, तो ये ऑलमोस्ट हर थीम में चले जाते हैं। ठीक। तो उसमें फिर आपकी अपनी क्रिएटिविटी आती है कि आप इनके साथ कौन से अच्छा रिदा, एक चीज जरूर बताइएगा कि कुछ लोग जो है वो जो डाइनिंग टेबल होती है उसके ऊपर टेबल क्लॉथ बिछाते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं उनकी वो विदाउट टेबल क्लॉथ होते हैं और वो उनकी शीशे की डाइनिंग टेबल होती है। तो ये दोनों का डिफरेंस जरूर बताइएगा, क्योंकि आपने कहा ना थीम सेट करनी है, तो जो आपकी डाइनिंग टेबल होती है ना उसके अकॉर्डिंगली भी फिर आप अपने बर्तनों की थीम सेट करते हैं, ये रनर की और ये जो आपने बताया मैट्स की, ये आप थीम सेट करते हैं। तो दोनों का बताइएगा जी। और मैं बल्कि आपको वुडन का भी आइडिया, हाँ वुडन का भी आइडिया, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। स्पेशली वुडन टेबल्स बहुत ज्यादा इन है ना, कट वुडन की और रेजन वर्क एंड ऑल दैट। तो उसमें फिर ये है कि देखिए, अगर वेल पॉलिश्ड वुड आपका है, अगर आपके घर में है भी, तो आप उसको दावत से पहले थोड़ा सा अगर पॉलिश करवा लें, या खुद भी होम बेस भी आप पॉलिश कर सकते हैं, तो उसमें फिर आपको एज सच फिर टेबल क्लॉथ की जरूरत नहीं रहती। ठीक है। उसके अलावा अगर ग्लास की आपकी टेबल है और आप चाहते हैं, इट्स अ वेरी स्पेशल टेबल, और आप चाहते हैं कि वो डिस्प्ले में रहे और उसी के साथ फर्दर आप सेटिंग करें, तो फिर आपको ऐसा करना होगा कि आप उसमें कोई इस तरह का कवर डालें जो थोड़ा सा, जैसे कि नेट होता है ना, बीच में से विजिबल हो रहा होता है कि नीचे कांच है, या इस तरह से। हाँ, मतलब ग्लास को या शीशे को फुल कवर ना करें, आप ये कह रही हैं। जी बिल्कुल, थोड़ा सा वो उसके अंदर से नेट से सी थ्रू होगा तो वो फिर वो कंट्रास्ट में वो बहुत प्यारा लगता है। सही। इसी तरीके से अगर आपकी ऐसी टेबल है कि जैसे कोई फेस्टिव इवेंट होता है, तो उसमें हम फिर प्रेफर करते हैं कि हम कवर कर दें टेबल को, ताकि आपको ऐसा फील आए कि बहुत ही जैसे ना डेकोरेटेड, वेल डेकोरेटेड, और वो थीम से मैचिंग। अगर आप लेट्स से कि आप घर पे, जाहिर है हर कलर के आपके पास नहीं होते ना टेबल क्लॉथ्स, तो आप यू कैन इवन यूज योर शॉल्स, दुपट्टा, तब तो इतने क्रिएटिव आइडियाज आते रहते हैं। आप ऑब्जर्व करें, देखें फेस्टिव थीम्स का, ईद या घर पे अगर निकाह है वगैरह, तो उसमें आप हैंडक्राफ्ट्स भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप वो बिल्कुल रख सकते हैं। तो इस तरह आप सेंटर में रनर की जगह वो भी डाल सकते हैं। और टेबल क्लॉथ नॉट नेसेसरली एवरी टाइम यू हैव टू यूज, लेकिन वो एक थीम डेवलप करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। सही। अच्छा, आपने जिस तरह से बताया ना कि बहुत क्रिएटिविटी की बात बताई कि घर में अगर किसी के पास शॉल है या दुपट्टा है, तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं कि रनर के तौर पर, या जो वो आपने ये क्लॉथिंग का जिक्र किया, इसमें एक चीज मेंशन करें कि उनको ना इसको फिर डेकोरेट करने के लिए या डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए ना इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, कि अगर साइडों से पीको शिको करा लें उसकी, या उसको मेंटेन कर लें, उसका साइज जो है वो मेंटेन कर लें, क्योंकि अगर वो इस तरह से डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो तो शायद पता चल जाएगा कि किसी ने जो है वो शॉल को बीच में बिछाया हुआ है एंड ऑल दैट। तो इसको थोड़ा सा आपने घर में ही जो चीज आपके पास अवेलेबल है ना, उसको आपने खुद से मजीद अपडेट कर लेना है या बना लेना है, या वो आप इंची टेप से नाप लें कि भाई ये किस तरह से रखा जाएगा, या सारा कुछ क्या होगा, उससे आपके पैसे बचेंगे, घर में ही जो चीज़ है वो आप यूज़ कर सकेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गई भाई कि आपने बता दिया कि वुड को आपने कैसे यूज़ करना है, वुड वाली डाइनिंग टेबल को, फिर ग्लास वाली डाइनिंग टेबल को एंड ऑल दैट। फिर आपने ये भी बता दिया कि जो दूसरी प्लेन डाइनिंग टेबल होती है उसको आपने कैसे यूज़ करना है। अब किस तरह से बर्तन रखने हैं, ये जरा बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, हम जो है जैसे कहते हैं ना कि हम जुबान से बाद में चखते हैं और जो है वो आंखों से पहले हर चीज का फ्लेवर ले लेते हैं। सही। तो बिल्कुल इसी तरह से, तो जैसे मैंने आपको मैट का बताया कि अगर आप न्यूट्रल थीम के कुछ मैट्स ले लें, और जैसे ये प्लेट मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज अ वाइट प्लेट जो कि हल्का सा इसमें टेक्सचर है, सो दिस कैन बी वेरी वेल यूज फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। सही। ठीक है। तो इसमें फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर व्हाइट या ब्लैक, अब तो ब्लैक भी बहुत ज्यादा कटलरी वगैरह इन है, तो उसमें आप कटलरी, क्रॉकरी ऐसी आप एक दो न्यूट्रल थीम की ले लें, और उस पे फिर जो आप फर्दर डेकोरेशंस करेंगे ना, वो आप अपने कलर के हिसाब से, क्योंकि एवरी टाइम यू कैन नॉट गो एंड गेट न्यू सेट और डाइनिंग डिनर टेबल, डिनर वेयर जो है वो एवरी टाइम तो पॉसिबल नहीं है ना हर किसी के लिए, ऑब्वियसली अफोर्डेबल भी नहीं है। तो ऐसी चीजें आप लें और उसके साथ फिर आप कंट्रास्ट में प्ले करें। लेट्स से कि आपने एक सिल्वर
कटलरी का सेट ले लिया, एक गोल्डन। अब जैसे ये देखें, ये जो नाइफ है, जी इसमें जी ये डिजाइनिंग है ना, सो दिस कैन ऑल्सो गो विद, ये प्लेन इवेंट्स में भी यूज हो सकती है और आपके फेस्टिव इवेंट्स में भी यूज हो सकती है। फेस्टिव तो इवेंट्स इस में तरह भी की use कुछ न्यूट्रल चीजें आपके पास डेफिनेटली घर पे होनी चाहिए, जो कि फिर आप मिक्स एंड मैच करें, यू कैन प्ले विद इट। अच्छा और इसमें इसी रिदा तरह से एक चीज ये देखिए, भी होती है कि जब आप कहीं खाना खाने जाते हैं या डिनर पे जाते हैं जी, तो जो खुद भी बहुत ज्यादा सर्व करना जानते हैं ना, या जो लोग बहुत ज्यादा इस बारे में जी, कॉन्शियस होते हैं कि जी, भाई जी, टेबल प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, किसी गेस्ट को बिल्कुल, कैसे सर्व किया इन्होंने खाना, उसमें जी, एक चीज जी, ये होती है कि आपने देखा होगा कि लोग बहुत शौक ज़ौक से दावत करते हैं, बुलाते हैं मेहमानों को, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल। ये सेंस नहीं होता, ये एस्थेटिक्स नहीं होते कि अगर उन्होंने ना सालन के बाउल में जो निकाला हुआ है वो दही निकाला हुआ है। हुँ, अच्छा फिर क्या है कि अगर उन्होंने दो तरफ दही का बाउल रखा हुआ है या सालन का बाउल रखा हुआ है तो एक अलग है एक अलग है, वो जी, ऐसा जी, नहीं बिल्कुल होता है कि ऐसा ही वो है। एक सिमिलर हो या वो एक प्रेजेंटेबल लुक आए कि नहीं भाई अगर इन्होंने राइस की जो ट्रे रखी है वो भी मैच कर रही है, वो भी कॉम्प्लीमेंट हाँ, कर रही है। यूजुअली नहीं जी, ऐसा जी, होता, लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि बर्तन होते हैं उनके पास, ऐसा नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में या किसी सूरत हाल में वो क्या जी, करते हैं, बिल्कुल, डिफरेंट बिल्कुल। डिफरेंट कलर के बर्तन उन्होंने सजाए हुए होते हैं। अब आप सही कहीं आप कहीं आप कह रही देखेंगे हैं। कि जो आपकी क्रॉकरी होती है यानी उसके बीच में कहीं कहीं स्टील हुँ, की भी चीजें रखी हुई होती है, तो वो इतना अनयूजुअल लग बिल्कुल, रहा होता है, वो बिल्कुल। आप कहते हैं ये क्या रखा हाँ, हुआ है टेबल पे अलग से। डेफिनिटली। हाँ। देखिए, एक तो मैं आपको ये बताऊँ कि व्हेनेवर द गेस्ट्स आर देयर, थोड़े से भी एक सेमी फॉर्मल भी आपकी अगर गैदरिंग है ना, तो हुँ। उसमें आपने कोशिश करना है कि कटलरी के अलावा कोई भी चीज़, जैसे आपने मेंशन किया कि हुँ, कोशिश करें कि नहीं होनी चाहिए। और सही। ज्यादातर अब तो आप देखें इतने प्यारे स्पून होल्डर्स आ गए, इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट ना। तो सही। आप थोड़ा सा, बस शौक की बात होती है, देखिए वही अफोर्डेबिलिटी के उसमें, लेकिन कुछ लोग अपने घर में बहुत डिसेंट चीजें जो है वो अपने पास, अब जैसे हाँ। देखिए ये नैपकिन रिंग्स है, मैं आपको हुँ, दिखाऊं, हुँ, ये नैपकिन रिंग्स है ना, ये सही। न्यूट्रल कलर के हैं। जी, अब जी। मुझे, अब अगर शौक है टेबल प्रेजेंटेशन का, मेरी फील्ड है, तो हाँ, मैंने ऐसे कलर के लिए, मैं अब आई कैन पुट एनी कलर नैपकिन इनसाइड और वो पूरी थीम उसकी बन जाएगी। बन जाएगी, ठीक है? सही। तो ये नहीं है कि आपको डेफिनेटली जो है वो या नैपकिन रिंग्स भी कुछ मेटल के बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर के आते हैं, सिल्वर आते हैं, आप हाँ, एक ले लें, यू कैन जस्ट गेट वन सेट, हाँ। और उससे आप इतना ज्यादा मल्टीपल क्रिएशंस बना सकते हैं। टेबल स्केपिंग तो एक बहुत ही वास्ट आर्ट है ना, हुँ, और वो आपका जैसे जैसे आप उसके इनटू जाते हैं, फिर आपका शौक जो है वो और ज्यादा बढ़ता जाता है, और बढ़ता आपका जाता है। अपना स्किल खुद भी इनहैंस होता है। स्किल्स बहुत इन्हेंस होते हैं। अब ये ना इसके अंदर हम्म, बड़ा सोचने की ज़रूरत होती है कि ठीक है अभी आपके गेस्ट आए हैं, आपने उनको स्टार्टर के तौर पे स्टार्टर दे दिया है। अच्छा जी, उसके बाद बिल्कुल। आपने उनको स्टार्टर में सैलेड दे दिया, वो कैसे देनी है। अच्छा उसके कौन से छोटी जी, छोटी प्यालियाँ होंगी, वो कौन से होंगे, उसके चमचे आप बड़े वाले नहीं यूज़ करते हैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। सारी चीज़ें होती हैं, इस पर करेंगे बात, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन करेंगे कि आपने सैलेड जो है वो कैसे सर्व करना है, फिर इसके अलावा अपना मीठा जो है वो कैसे सर्व करना है, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक और चाय की बारी आती है, तो चाय की जो प्यालियाँ होती हैं उसकी ट्रे कौन सी होनी चाहिए, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। टेबल सेटिंग की बात हो रही है, रिदा हमारे साथ मौजूद है। रिदा ये बताइए कि आइसक्रीम कौन से प्यालियों में सर्व करनी चाहिए, उसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनके जो स्पून्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इसके अलावा चाय, फिर आपका डिनर है और सैलेड, ये बताएं ज़रा। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, अब जैसे फॉर्मल सेटिंग हमारे यहाँ की, जैसे मैं फॉर्मल सेटिंग अक्सर स्टूडेंट्स को जब सिखा रही होती हूँ, तो मैं इनको ये बताती हूँ, देखिए इवेंचुअली अगर आपके पास लिमिटेड कटलरी या क्रॉकरी है ना, तो आप कर सकते हैं कि आप लेट्स से कि अब जैसे ये टी स्पून है ना, ज्यादातर डिजर्ट स्पून जो होता है जी। वो ऊपर से ऐसा फ्लैट होता है ना, तो हाँ, आप, लेकिन ऑब्वियसली अगर स्क्वायर किसी में के पास बना हुआ नहीं होता है है तो वो। ऐसा हाँ नहीं है कि वो हाँ मेक डू हाँ, नहीं कर सकता। सही। ठीक है, बट द थिंग इज, जैसे आपने डिजर्ट का कहा, अब ये देखिए, ये एक जैसे आपका ये है हम्म, गॉबलेट है ना, जी जी, अब इसको, दिस कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंक आल्सो, सही, this can be used for even ice cream, this राइट, can be used for a जैसे हमारे डिजर्ट के आजकल चले हुए हैं ना हाइटेड, जी जी, उसमें डिफरेंट कस्टर्ड्स, ट्राइफल्स और इस तरह की लेयर्स राइट, वाली जो डिजर्ट होती है वो भी। तो ये इस तरह की, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ऐसे अगर आपके पास कुछ न्यूट्रल चीजें होंगी, जी जी, उसके अलावा डीप बॉल्स जो होते हैं, थोड़ी डीप सी बॉल्स, उनकी भी हाँ, इसी तरह से स्टेम होती है, देखिए जो स्टेम है ना, जी 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 जी, आइसक्रीम के लिए हम इस तरह का यूज कर सकते हैं, बट वो सामने से राउंड हो, राउंड हो, हाँ, फ्लैट थोड़ा हो सा तो वो, हाँ, थोड़ा थोड़ा सा, सा वो ओपन होता है, और जी, थोड़ा सा उसका ना वो बिल्कुल, चौड़ा चौड़ा सा शेप होता है, और उसमें ये होता है कि वो बिल्कुल इजीली ऐसा आप ही है। आइसक्रीम जो है वो खा सकते हैं। जी, जी।
बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह से जैसे देखें ये भी वैसे है ये ग्लास, लेकिन दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेजर्ट। ये देखें ओके। आपको आई गेस ये हम्म। ठीक है। तो इसमें इसकी हाइट थोड़ी सी कम है उसके मुकाबले में। हम्म। और इसमें भी इसी तरह से आप डिफरेंट डिजर्ट, टीरामिसू है वो आपने इंडिविजुअल सेट कर लिया। अब सही। एक मैं आपको ये टिप दूं कि जैसे हमारे पास डिजर्ट्स का जो ट्रेंड एक है, जी अब जी। फॉर्मल सेटिंग में वैसे तो अगर कहीं पे किसी ऐसी जगह पे हो रही है जहाँ पे सर्वर्स हैं आपकी हेल्प के लिए, फॉर्मल हम्म। सेटिंग में ज्यादातर सर्वर्स होते हैं। सही। लेकिन अगर हम घर पे कर रहे हैं तब हम क्या करें, अभी हमारी ईद है, रमजान है, हमारे गेस्ट आएंगे, हाँ। तब आपने क्या करना है कि ऐसी चीज जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके सेपरेट रख सकते हैं जो आपको उस वक्त हैसल ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके घर पे एक लिमिटेड हेल्प सही। होती है ना, हाँ। सर्वर्स अगर नहीं होते तो। सही। सो यू कैन प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ ग्लासेस, सही। ठीक है, या कोई भी आपका डिजर्ट का बोल है, आप इंडिविजुअली उनको सेट करके क्लिंग लगा के रख दीजिए। अभी ओके। तो मौसम भी अच्छा है, सो हाँ। यू डू नॉट नीड टू कीप एवरीथिंग इन सही। फ्रिज। सही। प्रेफरेबल तो यही है कि फ्रिज में, लेकिन आप बाहर भी टेबल एक सेट करके सेपरेट टेबल रख दें, डिजर्ट की टेबल बना दें। बना दें। तो सही। तो उससे वो ये होगा आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ। जैसे गेस्ट आएंगे वो जाहिर है जब खाने बैठेंगे आपने एक साइड में अगर एक बुफे की तरह सेटिंग की हुई है तो उनको बहुत अपील करेगी, अच्छा भाई। तो देखें ये छोटी छोटी चीजों में ना जब आपकी एफर्ट नजर आती है तो गेस्ट भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि एक तो हाँ हाँ रिदा, ये बिल्कुल गेस्ट भी बहुत स्पेशल ज्यादा फील इम्प्रेस कराया जा होते रहा हैं है। और उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत स्पेशल हैं। और दूसरा आप बिल्कुल, भी तो definitely। एक्सपोज हो रहे होते हैं ना, आप भी तो उनके सामने हाँ। एक्सपोज हो रहे होते हैं कि आप कितने इंथुजियास्टिक हैं, आप कितने सलीका शुआर हैं, आप कितना अच्छा सोचते हैं, Definitely। कितना अच्छा फील करते हैं, आपका रहन सहन, आपका बिल्कुल लिविंग बिल्कुल स्टाइल, आपका स्टैंडर्ड क्या है। जी अच्छा ये जी सारी जी चीजें ना, इसका बिल्कुल ताल्लुक बहुत अमीर होने से या पैसों से नहीं होता, नहीं, ये बिल्कुल भी सारी नहीं है, चीजें शौक बिल्कुल से नहीं होती है। हैं। शौक होती है, बहुत सारे लोग होते हैं हाँ लेकिन उनका टेस्ट ऐसा नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता हाँ बेसिकली। बिल्कुल। तो वो फिर इन चीजों पे जो स्मॉल डिटेल्स में जो ध्यान देता, हमारी जो खवातीन माशाल्लाह पाकिस्तान में हाँ। इतनी मेहमान नवाज भी हैं हम्म। और इतना अच्छा होस्ट करती हैं, बहुत दिल से होस्ट करती हैं। हाँ। तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये कोई बहुत ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, बस आपका ध्यान उस तरफ जाए कि जैसे इसको एक इम्पोर्टेंट चीज है, हाँ। इस पे टाइम दें। अच्छा थोड़ा मसला बहुत ये है जैसे कि देखें अगर तो ये रूटीन में है ना रिदा, एक चीज ये होती है ना कि कुछ घरों में ये रूटीन में नहीं है। अब जो लोग इस तरह से बिल्कुल देखकर इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे उनके लिए तो बहुत मुश्किल हाँ होगी, लेकिन अब जिन लोगों के हाँ ये रूटीन में है, जो नॉर्मली घर में बिल्कुल भी इसी तरीके से जो है वो डिशेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसका ना जो फ्रीक्वेंट बिल्कुल यूज है वो इस तरह से हो सकता है कि लोग जी अपने जी घर में भी ये हैबिट बना लें कि वो सेम बिल्कुल बर्तनों में बनाएं। जो है वो खाना खा लें, या वो उसी तरीके से टेबल सेटिंग कर लें। ऑल्दो कि ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अगर आप ग्रेजुअली स्लोली इस तरफ आते हैं टेबल सेटिंग की तरफ, तो जब गेस्ट आते हैं ना तो हाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप फिर यूज टू होते हैं, आपको बिल्कुल पता होता है कि हाँ ठीक यूज है टू होते हैं। सेम बाउल हाँ निकलने, सेम प्लेट्स आनी है, सेम चीज़ें होनी है, थीम हमारी डिसाइडेड है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई कराती हैं लोगों में। अच्छा ये सिर्फ इसलिए बिल्कुल नहीं है कि ये खवातीन जो है वो ये दिखाना चाहती हैं कि उनका नहीं स्टाइल नहीं क्या है या लिविंग हाँ स्टाइल क्या है, ये आपकी अपनी मेंटल राइट हेल्थ से भी इसका बड़ा ताल्लुक है। यानी अगर आप बिल्कुल इस तरह ऐसा की है। क्रिएटिव चीज़ें अपने घर में करते हैं या करती हैं तो वो डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ को भी बेहतर करता है, क्योंकि हर क्रिएटिविटी जो है ना वो आपको कामयाबी की तरफ लेकर आती है। यानी अगर आपका घर हाँ खूबसूरत लग रहा है तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना भाई क्या बिल्कुल बिल्कुल करें इतना काम करके, या मैं अपनी मिसाल दे देती हूँ, मेरे घर में अगर कोई दावत है या कुछ है तो मेरी अम्मी एक दिन पहले सारी क्रॉकरी सारी चीज़ें मैनेज कर रही होती हैं। वो क्या हो रहा बिल्कुल है, उनको बिल्कुल ऐसा सेल्फ ही हैप्पीनेस मिल रही होती है सारी चीजें करके बिल्कुल ना, बिल्कुल वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रही चेंज होती हैं कि अच्छा मेरे अंदर ये भी क्वालिटी है, मेरे अंदर ये भी, तो किसी को दिखाने के लिए नहीं कभी कभी आप करते, आप अपने आप की अपनी पर्सनल खुशी के लिए भी करते हैं ये सारी चीजें। अच्छा बिल्कुल इसमें सही एक और बात है चीज ये है रिदा कि जो लोग टेबल जी सेटिंग सीखना चाहते हैं आपकी तरह, यानी जो जी इसमें जी प्रोफेशनली इस काम को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो क्या करें और कहाँ से स्टार्ट करें? हाँ देखिए टेबल सेटिंग के अब तो बहुत सारे जो है वो स्कूल्स हैं, मैं भी एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, नेवी हाँ के स्कूल में। सही। तो इसके अलावा आप जैसे मैं टेबल एटिकेट और उसकी ही इंस्ट्रक्टर हूँ ना, टेबल लेइंग की। तो देखिए मैंने भी बेसिकली मेरा बैकग्राउंड तो न्यूट्रिशन में है, लेकिन मेरा अच्छा अपना इंटरेस्ट क्योंकि इतना ज्यादा था टेबल हाँ सेटिंग और इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट के साइड पे, कि सही। मैंने खुद से जो है वो अपने इंटरेस्ट से ये चीजें फिर निकाली। आजकल तो आप देखें कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन हाँ भी अवेलेबल हैं। और उसके अलावा जब आप अट्रैक्ट, आपके अंदर जो एनर्जी होगी ना वो खुद ही अट्रैक्ट करेगी चीजों को। तो जब आप एक चीज ढूंढना शुरू करते हैं तो आपको सब तरफ मिल ही जाती है। तो सब तरफ प्रोफेशनल मिल जाए। कोर्सेज आर अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एज ऑन कैंपस भी अब अवेलेबल हैं तो हमारे। कितने और अब जैसे मंथ्स के जैसे कोर्सेज होते हैं ये?
कोर्सेज होते हैं, जैसे कुछ कोर्सेज हैं वो 4 मंथ्स के हैं, कुछ 2 मंथ्स के होते हैं, और उसमें और भी चीजें सिखाई जाती है, ना सिर्फ ये कि आपको सिर्फ टेबल से सेटिंग सिखाई जा रही है, आपको डिस्प्ले आइडियाज, इवेंट मैनेजमेंट सिखाई जाती है, इस तरह की चीजें और भी जो ऑल टुगेदर आपको प्रोफेशनली भी काम आए और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो काम आती है। सो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ एजुकेशन कि बस आपने पढ़ी और उसके बाद बुक बंद करके रख, आप उसे जितना एक्सप्लोर करेंगे आप उतना ग्रो करेंगे। और माइंड चेंज जो होता है ना, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छी बात आपने की कि ये जो होता है ना कि हम ये एक अपने आप को खुद एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली इससे ना आपकी मेंटल ग्रोथ भी अब तो आ रहा है ना कि कोई मेंटल ग्रोथ स्टॉप होने की कोई एज नहीं है। तो इसी तरह आप अपनी क्रिएटिविटी से जो है अपनी आपकी मेंटल ग्रोथ होगी, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, लर्नेड लोगों को फॉलो करें, ढूंढें, इवन यू कैन कनेक्ट विद मी आल्सो ऑनलाइन। और आप इस तरह से देखिए पाकिस्तान में भी बहुत काम हो रहा है अब तो, टेबल स्केपिंग एक पूरा एक फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा तो ये बताएं कि जो इंटरेस्ट होगा जी वो जी खुद ही ढूंढेंगे लोग, उनको मिल जाएगा। अच्छा मैं आपसे रिदा ये पूछना चाहूंगी कि आपने देखा होगा कि क्रॉकरी मुख्तलिफ होती है, लोग महंगी महंगी जो क्रॉकरी है वो यूज करते हैं और जाते हैं और लेके आते हैं, पूरे पूरे डिनर सेट लेके आते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, लाख लाख 2-2 लाख के भी डिनर सेट होते हैं। वहीं पर बहुत सारे घरों में प्लास्टिक का डिनर भी इस्तेमाल होता है, उसके बारे में जरा बताएं कि वो कितना हार्मफुल होता है, प्लास्टिक के डिनर में खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। और यूजुअली जिस तरह से डॉक्टर्स हैं या दीगर लोग हैं वो ये कहते हैं जी प्लास्टिक में जो है वो आपने कोई गर्म चीज़ नहीं रखनी है, तो क्या प्लास्टिक का डिनर गेस्ट के सामने सर्व किया जा सकता है? नहीं, इट्स अ बिग नो। आपने किसी भी सूरत में गेस्ट के सामने, अनलेस के बिल्कुल ही कोई ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया ना कि देखिए एक सेट आप लें, जिससे बचपन से हम मिसाल सुनते थे कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, तो वो वाली बात है कि आप एक दफा इन्वेस्ट करें और बहुत हाई एंड उस पे जाने की जरूरत नहीं है कि आप लाखों रुपए की ही क्रॉकरी आपके पास होगी तो आपकी टेबल वेल प्रेजेंटेड लगेगी। हम तो सिखाते ही बेसिकली हैं कि किस तरह से मैनेज करें आप विद इन योर ओन रिसोर्सेज। न्यूट्रल कलर्स ले लें, प्लेट्स जैसे व्हाइट हैं, आपने अक्सर शादियों में देखा होगा देयर आर ऑलवेज व्हाइट कलर, ठीक है ठीक है, लेकिन वो कांच की होती हैं, सही है, दे आर नेवर प्लास्टिक, क्योंकि एक तो वो हेल्थ के लिए भी जो है वो अब हैवी है जितना। अच्छा क्रॉकरी में भी मैं आपको बताऊं इतने लेवल्स इसके हैं, जैसे बोन चाइना मटेरियल होता है, ये सबसे अच्छी हाई एंड क्वालिटी होती है, ठीक है, इंपोर्टेड भी होता है, उसमें ऐश बोन ऐश मिला हुआ होता है वगैरह। इसी तरह से उससे लोअर पे आप आते जाएं, बट स्टिल ग्लास इज ग्लास। प्लास्टिक तो आपने किसी सूरत घर में भी नहीं यूज करना, ठीक है, क्योंकि वो हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह है और वो इतनी जल्दी वर्न आउट भी हो जाता है। आजकल आपको पता है कि कितना लो मटेरियल जो है वो यूज किया जाता है ना। तो आप एक दफा अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें थोड़ी सी, और एक सेट, भले एक सेट, इवन अ सिंगल सेट कैन सर्व यू अप टू इयर्स। सही। अच्छा रिदा, बस एक सवाल का जवाब आपने जल्दी से मुझे देना है। आजकल जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ये हो गया है कि लोगों ने डिनर सेट जो है उसको खत्म कर दिया है और अब वो डिस्पोजेबल जो प्लेट्स होती है ना, आपने देखा होगा बर्थडेज में भी या फिर वो नॉर्मल दावतों में भी वो क्या करते हैं कि वो डिस्पोजेबल प्लेट्स जो है वो सर्व कर देते हैं। अब उससे खाया जा रहा है नहीं जा रहा है, वो ज़ाहिर है गत्ते की सी प्लेट होती है, प्लास्टिक होता है उसमें। हाँ, तो ये ठीक तरीका है सर्विंग करने का? अच्छा देखिए, बड़ों की अगर एडल्ट की पार्टी है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं क्या कहना चाहिए, मुनासिब नहीं है ना, सही। क्योंकि अब जाहिर है एक बच्चों की चीज है कि उसमें अब बच्चे बर्थडेज वगैरह में वी कैन यूज इट, बट अगर दावतें हैं तो उसमें बच्चों के लिए देखिए कटलरी क्रॉकरी हैंडल करना मुश्किल चीज है ना। लेकिन अगर एडल्ट्स भी वही प्रैक्टिस करने लग जाएं, जो ट्रेंड होता है जरूरी नहीं होता हम हर जो है ना वो बैंड वैगन पे जो है ना वो जंप कर दें। तो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, अगर हम एज एन एडल्ट कोई पार्टी कर रहे हैं तो प्लेट्स आप कोई हेल्प हायर कर ले थोड़ी सी, या कोई हेल्प हायर कर ले और फिर आप उसको प्रॉपर जो है वो अपने गेस्ट को सर्व करें। बहुत शुक्रिया। तो आप ये कर सकते हैं ना कि आप, चले जी, बहुत शुक्रिया। रिदा हमारे साथ मौजूद थी और आज हमने बहुत मज़े किया और आपको बताया कि आप किस तरह से टेबल सेट कर सकते हैं। और ईद वाले दिन आपने ज़रूर अप्लाई करना है और ये सारी क्रॉकरी और सारी सेटिंग जो है वो आपने करनी है और आपने फिर हमें बताना भी हमारे शो पे कॉल करके कि कितना बेनिफिशियल रहा ये वाला सेगमेंट आपके लिए। अच्छा जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मिलवाएंगे आपको मज़ीद मेहमानों से, तो अपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।
वेलकम बैक। स्किन केयर की बात करेंगे। अच्छा जी, रमज़ानों में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और यूजुअली ये होता है कि लोग पानी कम पीते हैं, फिर वो डाइट जो होती है उनकी वो मैनेज नहीं हो रही होती है और उनको बहुत प्रॉब्लम होती है स्किन के ऊपर। स्किन इश्यूज़ क्या होते हैं, इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, रमज़ानों में कैसे खूबसूरत रहें और हाइपर पिगमेंटेशन जो है उससे किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर साइमा हमारे साथ मौजूद है। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। साइमा कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। अच्छा जी, साइमा ये बताएं कि अब क्योंकि रमज़ान की आमद है और रमज़ान में यूजुअली डिहाइड्रेशन भी होती है और बहुत सारे ऐसे स्किन के इश्यूज़ होते हैं जो कि डाइट की वजह से भी होते हैं, कुछ लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से भी होते हैं, और साथ साथ हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल, ज़रूर। रमज़ान में जो सबसे बड़ा इश्यू आ रहा होता है वो ये, क्योंकि सहरी और अफ्तारी का हमारा विंडो पीरियड बहुत शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पानी का इंटेक सबसे कम हो जाता है। ऑल्दो खाने-पीने की चीज़ें तो चल रही होती हैं, साथ-साथ ऑयल का इस्तेमाल बढ़ जाता है एंड इन सब चीज़ों की वजह से स्किन पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, जिसमें एक्ने के इश्यूज़ बढ़ने लगते हैं, स्किन डल और डिहाइड्रेटेड लगने लगती है एंड जो फाइन लाइन्स या एज लाइन्स होती हैं वो भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से एंड प्लस क्योंकि आपकी नॉर्मल रूटीन भी चल रही होती है, वर्कलोड भी हो रहा होता है, तो आप बहुत एग्जॉस्टेड एंड फटीग आपकी स्किन लग रही होती है एंड मलाज़मा एंड जो हाइपर पिगमेंटेशन का जहाँ तक ताल्लुक है वो भी डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाता है, क्योंकि आप अपनी स्किन का प्रॉपर ख्याल नहीं रख पा रहे होते और डिहाइड्रेशन की वजह से सारे इश्यूज ही एग्जैजरेट होकर स्किन पे दिखने लगते हैं। सही। अच्छा, तो इनकी प्रिवेंशन किस तरह की जाए, कैसे केयर की जाए स्किन की? देखिए, सबसे पहले तो आपने अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, थोड़ा सा ऑयल को कंट्रोल करके रमजान गुजारना है। साथ ही साथ पानी का इंटेक कोशिश ये करें कि अफ्तार से सहरी तक की जो विंडो है उसमें एक एक घंटे पे एक एक गिलास का कंज्यूम कर लें, क्योंकि आमतौर पे अफ्तार के बाद लोग लेट सो रहे होते हैं एंड सहरी में भी हमें 1 से 1.5 घंटा मिलता है। इसमें कोशिश ये करें कि पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें या आप अफ्तार में अपने जूसेस का इस्तेमाल बढ़ा दें, फ्रेश जूसेस ले लें, उसमें पानी की कमी पूरी हो रही होती है। और सबसे अच्छी बात ये कि आजकल तो ऑरेंज का सीजन है, कीनू, माल्टे, मौसमी सब चीजें अवेलेबल है, जितना विटामिन सी कंज्यूम कर सकते हैं कंज्यूम करें, उससे आपकी स्किन फ्रेश एंड हाइड्रेटेड लगेगी। अलोंग विद दैट आपको सर्टेन ट्रीटमेंट्स करानी पड़ती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन हाइड्रेटेड लग सकती है। उसमें हाइड्रा फेशियल हो जाते हैं, हाइड्रेटिंग हाइड्रा फेशियल, तो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं। इसमें मल्टीपल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ कोलेजन फेशियल जो आपकी स्किन में कोलेजन को भी बिल्ड अप करते हैं, आपके पोर्स को टाइट करते हैं एंड आपकी स्किन को हाइड्रेटेड लुक दे रहे होते हैं। और जहां तक प्लाज्मा या पिगमेंटेशन की बात है, अगर उसका इशू स्किन पे मौजूद है तो उसके लिए हम हॉलीवुड फेशियल करते हैं या ब्लैक डॉल फेशियल जिसको कहते हैं आम जबान में पिको लेजर भी कहा जाता है। इसमें ब्लैक कलर का पिगमेंट आपकी स्किन पे अप्लाई किया जाता है, देन लेजर के साथ उसको रिमूव करते हैं। वंस वी रिमूव दैट पिगमेंट तो साथ ही साथ स्किन की डेड लेयर्स उतरती हैं और पिगमेंटेशन में कमी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा फ्रैक्शनल लेजर्स अवेलेबल हैं जिनकी ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हैं, जिनसे आपके पिगमेंटेशन में कमी आ सकती है, क्योंकि वो भी एब्लेटिव लेजर है। एब्लेटिव लेजर का मतलब ये है कि वो आपकी डेड स्किन की लेयर को कम करता जाएगा। चलिए साइमा, इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करते हैं, मजीद भी प्रोसीजर्स के बारे में पता करते हैं। हमें ये तो पता चल गया हाइड्रा फेशियल और कोलेजन जो है इन दिनों में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, लेकिन मजीद भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिहाइड्रेशन, हाइपर पिगमेंटेशन और इसके अलावा स्किन के दीगर इश्यूज़, इस पर बात करने के लिए साइमा हमारे साथ मौजूद है। साइमा, स्किन केयर की शुरुआत कहाँ से करें, मतलब जब आप सुबह सो के उठते हैं तो क्या लगाना चाहिए स्किन पे? सबसे पहले तो अपनी स्किन को 1 गिलास पानी के साथ हाइड्रेशन दीजिए, ताकि आपकी स्किन वो पानी का इस्तेमाल जो है डिटॉक्स का काम भी करता है, आपकी बॉडी से हार्मफुल इंग्रेडिएंट जो आपकी बॉडी के अंदर जमा होते हैं उनको भी निकालता है। अलोंग विद दैट वो आपकी स्किन को इम्प्रूव करने में आपका बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ आप अपनी स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज करें। अगर आपने अपने वर्किंग पे जाना है तो आप सनब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सनब्लॉक से पहले अगर विटामिन सी का इस्तेमाल कर लेंगे तो डेफिनेटली सनब्लॉक की एफिकेसी यानी सनब्लॉक की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, तो जरूर विटामिन सी का सीरम का इस्तेमाल करें। बट हाँ, वो लोग जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है या एक्टिव एक्नी स्किन पे है तो वो विटामिन सी सीरम के इस्तेमाल को थोड़ा एहतियात कर लें, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि विटामिन सी सीरम जो है वो इस तरह की स्किन को इरिटेट कर देता है, एक्नी को फर्दर एग्रीवेट कर देता है, बढ़ा देता है। अच्छा साहब, मेरे ना 2 क्वेश्चंस हैं और ये वो क्वेश्चंस है जो आवाम के क्वेश्चंस हैं, हम सबके क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन तो ये कि अगर रमज़ान में भी हम
ऑयली चीज़ें नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे भाई, पकौड़े समोसे तो हम सब खाएंगे, ठीक है। अब अगर हाइपर पिगमेंटेशन उससे का ताल्लुक है तो उसका शॉर्टकट बताएं कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है। दूसरा, नहीं लगाते भाई लोग सन ब्लॉक, वो कहते हैं नहीं स्टिकी लगता है, सर्दी हो गर्मी हो नहीं लगाना हमें सन ब्लॉक। अब बताएं आप इसका ऑल्टरनेट बस। अच्छा, रमजान में ऑयल चीजों को कंज्यूम बिल्कुल आप कर सकते हैं, हाँ। बट उसको आउटपुट अपना थोड़ा सा बढ़ा लें, थोड़ा सा वॉक कर लें, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह का रूटीन अपनी मेंटेन रखें, जो आम जैसे ईयर में चल रही होती है उसी तरीके से, तो डेफिनेटली ऑयली चीजों को खाने में कोई हार्म नहीं है। और इसका यूजुअली पिगमेंटेशन के साथ इतना ताल्लुक नहीं है, सो हाँ, बट फैट वो जरूर बढ़ाएगा आपके अंदर, मोटापा करेगा, सो का थोड़ा सा एहतियात करें और ध्यान करें। बाकी जहां तक बात है सनब्लॉक ना लगाने की, देखिए सनब्लॉक इज समथिंग जो आपको लगता है कि कोई काम नहीं कर रहा ना, क्योंकि वो आप स्किन पे लगाते हैं डेली, वो ना आपको गोरा कर रहा है ना आपकी स्किन को असल प्रॉब्लम तो यही है लोगों की कि हमें वो चीज बताएं जो गोरा करती है, जो स्किन वाइटनिंग की तरफ लेके जा रही है। प्रोटेक्शन है अब ये सनब्लॉक, ठीक है, यूवी रेज से आपको बचाता है, तो ये भाई इसका कोई ऑल्टरनेट बताएं। नहीं, यकीन करें लोग सनब्लॉक नहीं यूज करते, अगर थोड़े दिन यूज करते कंसिस्टेंट नहीं होते। बिल्कुल, सनब्लॉक का एक ही ऑल्टरनेट है कि आप दिन में बाहर निकलना बंद कर दें और सिर्फ रात में मगरिब के बाद बाहर जाएं और फजर तक अपने डेली रूटीन को करें। ऑल्दो रमजान में तो वैसे लोगों की यही रूटीन चल रही होती है कि ज्यादातर जो मूवमेंट्स हैं आपकी या शॉपिंग्स हैं या काम है वो अफ्तारी के बाद शुरू होती हैं, सहरी तक जारी रहती हैं। रोजे वाला जितना भी पीरियड होता है वो सो के ही गुजर रहा होता है या इबादतें करके गुजर रहा होता है यूजुअली, या औरतों का आमतौर पर किचन में गुजरता है, बट हाँ वो फीमेल जिनका किचन में गुजरता है प्लीज 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 सनब्लॉक का इस्तेमाल करें, क्योंकि सनब्लॉक इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट सिर्फ ज्यादातर लोगों को इस वजह से होती है क्योंकि वो स्किन को थोड़ा सा स्टिकी या ऑयली कर देते हैं ना। सही। अच्छा, ये बताएं कि अब क्योंकि रमजान में खवातीन रोजे रख रहे होते हैं, स्किन केयर का भी उनको ख्याल करना होता है, इफ्तार के बाद क्या वो स्किन के लिए कोई मल्टीविटामिन वगैरह ले सकती है? बिल्कुल, मल्टीविटामिन एंड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी डाइट इतनी बैलेंस नहीं होती है आमतौर पर, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से सम टाइम स्किन डल एंड डिहाइड्रेटेड लगती है। तो कोशिश तो ये करें कि आप खाने पीने में हर तरह की चीजें कंज्यूम करें, स्पेसिफिकली ऑयली फूड पे फोकस ना करें। आप खाने जो नॉर्मल रेगुलर डाइट्स होती है वो भी खाएं। खजूर का इस्तेमाल करें, खजूर के अंदर आयरन होती है, बहुत अच्छा कंटेंट होता है आयरन का। फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, उसके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको मिलते हैं। किसी चीज को रोकना नहीं है। कैल्शियम दूध के अंदर बहुत अच्छी होती है, चीज के अंदर, बटर के अंदर होती है, तो ये चीजें आप कंज्यूम करें सहरी के टाइम पे। दही का इस्तेमाल आप सहरी और अफ्तारी के टाइम पे बढ़ा दें, डेफिनेटली इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो ये सब चीजें कंज्यूम करें। साथ ही साथ जो आप रेगुलर मल्टीविटामिन ले रहे होते हैं वो आप एक रोजाना की क्वांटिटी पे ले सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है, बल्कि इनफैक्ट क्या आपको एनर्जी देगा। इबादतें क्योंकि ज्यादा हो जाती है, थोड़ा आपकी रूटीन आउट हो रही होती है, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। अच्छा, इसमें फेस मास्क जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। वो कौन कौन से फेस मास्क हैं जो लोग घर में ला के ख़रीद के लगा सकते हैं या घर में बना सकते हैं, अगर इनफैक्ट आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो या कोई रेमेडी हो या फिर कोई हैक हो आपके पास? ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि आमतौर पे जब भी आप घर में, जरूरी नहीं है कि मार्केट से महंगी प्रोडक्ट ही खरीदेंगे तो आप अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन अच्छी होगी। आप घर में इस्तेमाल होने वाली बेतहाशा चीजों से अपना फेस पैक या मास्क बना सकते हैं। जैसे मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, इसको मिक्स करते हैं अर्के गुलाब के साथ और इसका फेस पैक या मास्क बना के अप्लाई करते हैं। वो लोग जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत इफेक्टिव रहता है मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल, और उनका ऑयल भी कंट्रोल होता है और स्किन को थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट भी मिलता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप एलोवेरा, इसके अंदर शहद डाल सकते हैं 2 to 3 ड्रॉप्स। इसके साथ आप इसके अंदर हल्दी का थोड़ा सा एक पिंच ऑफ टर्मेरिक या हल्दी का इस्तेमाल करें, एंड साथ साथ अगर आप हाफ टी स्पून इसके अंदर कॉफी ऐड कर लें तो एक बहुत अच्छा फेस मास्क बन जाता है, जो ना सिर्फ आपके पोर्स को टाइट करता है, आपकी स्किन को ब्राइटनिंग की तरफ लेके आता है, बल्कि आपकी स्किन को हाइड्रेटेड लुक भी देता है। सही, हाइड्रेशन की तरफ ले जाता है आपकी स्किन को। और ये घर में आप कर सकते हैं, मतलब आप बना लें अपना फेस मास्क, घर में भी बना सकते हैं। और अच्छा, अभी आपने जो जिक्र किया था ना मुल्तानी मिट्टी का, इसको किस तरीके से लगाना है, मतलब कितनी देर लगाना है? यूजुअली ये सवाल लोग बहुत पूछते हैं मुल्तानी मिट्टी के हवाले से कि जो फेस मास्क बनता है इसका वो कैसे बनेगा एक्चुअल में।
अच्छा, मुल्तानी मिट्टी के फेस मास्क को आमतौर पे लोग अरके गुलाब के साथ मिक्स करके बनाते हैं। थोड़ा सा इसका पेस्टेड फॉर्म में बनता है, उसको उसी गीली फॉर्म में ही फेस पे अप्लाई किया जाता है और उस टाइम तक लगा के रखना है जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता। ड्यूरिंग दैट पीरियड आपने कोशिश करना है कि बोलने से या एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन देने से थोड़ा सा परहेज करें, क्योंकि जब वो ड्राई होने लगता है तो स्किन पे एक्स्ट्रा लाइंस बनने लग जाती हैं। आप एक दफा जैसे ही वो ड्राई हो जाए चेक कर लें उसका क्योंकि कलर भी थोड़ा सा लाइट अप हो जाता है जैसे ही वो ड्राई होता है। आप फेस वॉश करें ठंडे पानी के साथ एंड यू आर गुड टू गो एंड गुड टू पुट मेकअप एंड एवरीथिंग ऑन योर फेस। सही। अच्छा, हाइपर पिगमेंटेशन की हम शुरू में बात कर रहे थे सामा, तो ये बताएं कि बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से साइड इफेक्ट होता है और लोग कुछ इस तरह से लो क्वालिटी प्रोडक्ट लगाते हैं, उस वजह से भी उनकी स्किन टू टोन पे जाती है, स्कार पड़ जाता है या हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है या जो क्लॉग्स होते हैं, स्किन पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बताएं कि स्किन प्रोडक्ट जो है वो कौन सी यूज़ करनी चाहिए स्पेशली जो है वो मेकअप के लिए, और इसके अलावा ऑर्गेनिक मेकअप जो होता है वो कितना फ़ायदेमंद रहता है? सवा ये आपने बहुत अहम इशू रेज किया है। हाइपर पिगमेंटेशन जो अभी तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया है बहुत ज्यादा इस वजह से भी होती है क्योंकि लोग सेमी परमानेंट मेकअप्स की तरफ जा रहे होते हैं जिसमें वो ग्लो कराते हैं, लिप टिंट करा रहे होते हैं या वो चीक ब्लश करवा रहे होते हैं। तो दीज आर द पिगमेंट जो सिंथेटिकली मेड होते हैं और इनका क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं तो भी सम ऑफ द कंट्रीज आर नॉट मेकिंग द प्रोडक्ट्स जो इतनी अपग्रेडेड या हाई क्वालिटी की हो। तो जब इनका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया जाता है प्लस अलॉन्ग विद दैट क्योंकि इनको माइक्रो नीडलिंग के साथ स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, अगर डेप्थ का ख्याल ना रखा जाए, जो आपका इंजेक्टर है जो डाल रहा है जो ऑपरेट कर रहा है आपकी मशीन को और वो अपनी डेप्थ का ख्याल नहीं रखता, तो डेफिनेटली ये वाली प्रोडक्ट्स भी आपकी स्किन में पिगमेंटेशन कर सकती हैं। सो क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ सिंथेटिक प्रोडक्ट और वो स्किन में जाके बैठ के कुछ भी पिगमेंटेशन कर सकता है और उनकी हुई भी पिगमेंटेशन को फिर रिमूव करने में बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी एंड मनी तीनों चीजें लगती हैं। तीनों ही चीजें लगती हैं। अच्छा, माइक्रो नीडलिंग के हवाले से आपने बात की ना, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद वी विल कंटिन्यू अबाउट माइक्रो नीडलिंग। स्टे विद अस। वेलकम बैक। माइक्रो नीडलिंग की बात करें कि अगर ये ठीक से ना हो, मतलब वो जो उसकी नीडल होती है वो कितनी इंजेक्ट होती है कितनी नहीं होती है, अगर कुछ गलत हो जाए तो डेफिनेटली ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपर पिगमेंटेशन मजीद बढ़ सकती है। साइमा, क्या करवाना चाहिए, कि किस तरह से एक्सपर्ट ढूंढें, क्योंकि स्टैटिक क्लिनिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये ट्रस्ट कैसे किया जाए, कैसे पता चलेगा कि कौन सा डॉक्टर वाकई बहुत एक्सपर्ट है? इसकी कोई निशानदेही होती है, कोई साइन होता है? ज़रा डिस्कस कर लें, हमारे नाजरीन के साथ भी ये राज ज़रा बता दें हमारे नाजरीन को, व्यूवर्स को, कि भाई किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है एक अच्छा स्किन का डॉक्टर। लेकिन डेफिनेटली जब आप बात करते हैं स्किन डॉक्टर की तो या तो आप सर्टिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन के पास विजिट करें या फिर सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विजिट करें। प्लीज सैलून्स या पार्लर्स या डिफरेंट एस्थेटिशियंस जो डिफरेंट जगहों पे छोटे छोटे अपने यूनिट्स खोल के बैठी हैं उनके पास जाने से थोड़ा सा गुरेज करें, रिसर्च करके जाएं। जरूर आप जहां जा रहे हैं वहां पे पूछें कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो कौन सी हैं, कहाँ की बनी हुई हैं, ताकि आपको उससे भी अंदाजा हो जाता है कि इंजेक्टर कितना एक्सपर्ट है और वो किस किस्म की प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए वरना ये देखिए वेरी फ्रैंकली एज अ डॉक्टर जब हम देख रहे होते हैं सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन भी किसी के फेस पे हो सकती है। डॉक्टर को नहीं पता होता कि हमारे जिसकी हम ट्रीट करें जिसको उसकी स्किन कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, बट अगर वो सर्टिफाइड है तो उसको कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना आता होगा, डेफिनेटली वो फिर आपकी सारी जो सिवियरिटी होती है, स्किन कंडीशंस होती हैं उसको अच्छे से जानते हैं। अगर उससे कोई साइड इफेक्ट भी हो रहा था तो वो कुछ क्रॉस कंट्रोल जो है मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो हैंडल हो जाती हैं। अच्छा, सबसे कॉमन कंप्लेन रमज़ान में आपके पास क्या होती है स्किन से रिलेटेड? जो ख़वातीन आती हैं या जो भी आपके पास पेशेंट आते हैं वो क्या कंप्लेन लेके आते हैं कि जी रमज़ान में हमारी स्किन में ये प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन हो रही है, हम पानी कम पी रहे हैं, या हमारी स्किन जो है वो थोड़ा सा लूज़ हो रही है, थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर रहे हैं, या फ्रेशनेस नहीं है? क्या चीज़ें होती हैं और उसको ओवरकम करने का तरीका क्या है? बिल्कुल, रमजान में यही सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। स्किन यूजुअली जो ज्यादातर कंप्लेंट्स हम केटर कर रहे होते हैं वो डल एंड डिहाइड्रेटेड स्किन की देख कर रहे होते हैं। सम डार्क सर्कल बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाते हैं क्योंकि रातों को जाग रहे होते हैं,
अपनी नींद की पूरी आउट हो जाती है। ऑयल का इस्तेमाल क्योंकि इनटेक ज्यादा होता है, एक्नी एग्रीवेट हो जाती है स्किन के ऊपर, पोर्स ओपन हो जाते हैं क्योंकि फीमेल्स को काफी लंबा टाइम किचन में स्पेंड करना पड़ता है, Exactly. जो कि हाई हीट के करीब होती है, तो डेफिनेटली उनका पोर्स ज्यादा ओपन हो रहे होते हैं स्किन के ऊपर। हाँ। वो लोग जो बाहर निकल रहे होते हैं जॉब वगैरह के लिए, उनको टू टोन स्किन के इश्यूज आ रहे होते हैं। तो दीज आर द इश्यूज। अब आगे क्योंकि ईद आनी होती है तो डेफिनेटली हर एक को ये भी ख्याल होता है कि मेरी स्किन ईद पे अच्छी लगे, सबसे प्यारे लगे हम ईद पे। अगर मैं मेकअप करूं तो मैं प्रिंस या प्रिंसेस लगूं ना। हाँ। तो उसके लिए फिर रमजान में थोड़ी सी केयर करनी होती है अपनी स्किन की। सही। अच्छा, उसमें ये क्या ऑयली चीज़ें नहीं खानी होती और स्लीप आवर्स जो है वो बेहतर रखने होते हैं? भाई सहमा देखेंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो जो रमज़ान है ना, ये तो इस तरह का बाबरकत महीना है कि भाई इसमें तो आप समझे कि जागने में भी, अगर आप जाग रहे हैं तो उसमें भी, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, सवाब है, और अगर आप सो रहे हैं तो भी सवाब है। तो ये जो महीना है ना, इस महीने में तो बस आप ये बताएं कि ठीक है, हमने जागना भी है, हमने इबादत भी करनी है, हमने रोज़े भी रखने हैं, हमने पकौड़े, समोसे, छोले खाना नहीं छोड़ना, लेकिन आपने हमें फिर भी ये बताना है कि स्किन कैसे बेहतर हो सकती है और कैसे हम अपनी एक्नी से बच सकते हैं। ये चैलेंज है आपके लिए। नहीं, डेफिनेटली जब हम अच्छी इबादत कर रहे होते हैं तो थोड़ा नूर तो हमारी इबादत की वजह से ही फेस पे आने लगता है। बट जो थोड़ी कमी बेशी रह जाती है उसके पूरा करने के लिए हम बैठे हैं। आप हमारे पास विजिट करें। हाइड्रा फेशियल्स, हाइड्रेटिंग हाइड्रा फेशियल्स अपनी स्किन पे लें। इसके अलावा टॉपिकल कोई सोल्यूशन हो सकता है इसका कि टॉपिकल चीजें लोग यूज कर लें? हाइड्रेटिंग सीरम्स का इस्तेमाल करें। हाइलुरोनिक एसिड इज अ वेरी गुड सीरम, जो हाइड्रेटिंग सीरम है आपकी स्किन को। नाइसिनामाइड इज अ वेरी गुड सीरम, जो पोर्स को बंद करता है, ब्लेमिशेस को कम करता है, स्पॉट्स को कम करता है। इसके अलावा आप विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टू टोन स्किन को बेहतर करता है। रेटिनोल सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फाइन लाइंस, एज लाइंस को कम करेगा। एजिलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी पिगमेंटेशन को कम करता है। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट जो आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इजाजत है करने की, बट एक दफा डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके फिर ये चीजें फिर सारी चीजें इस्तेमाल करें। हाँ, समटाइम ये चीजें बेजरर लग रही होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे यूज करने पे आपकी स्किन पे डैमेज भी कर सकती हैं अगर वो आपकी स्किन के टोन के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं होंगी तो। सही। अच्छा, अभी तो हमने ये सारी बातें कर ली ना कि भाई हमने ये क्या क्या SOPs जो है वो ध्यान में रखनी है। डॉक्टर के पास तो जाना ही, अगर आपको स्किन इशूज़ हैं तो डर्मा के पास जाएं और उनको दिखाएं। अच्छा, एक और इशू होता है कि रमज़ान में ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी बड़ी टफ रूटीन होती है, जो स्पोर्ट्स में बहुत इन होते हैं, और रमज़ान में आप देखिए मैचेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। ऑल्दो कि वो नाइट मैचेस होते हैं, आप देखिए क्रिकेट के मैचेस तो नाइट मैचेस हो रहे होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में भी दिन में भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही होती है, कुछ ऐसे कैंपसेस होते हैं, कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पर कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो रही होती है। तो वो किस तरह अपनी स्किन केयर का ख्याल रखें, जो टीन्स में हैं या छोटे बच्चे हैं, उनकी स्किन को कैसे बचाया जाए? वो भी क्या सन ब्लॉक लगा सकते हैं या उनके लिए कोई और SOP है? ये तो वाकई, क्योंकि जेन जी जो हमारी है ना, उनको अपनी स्किन भी बहुत अच्छी रखनी है, वो थोड़ा सा लेजी भी हो जाते हैं सम टाइम अपनी स्किन केयर करने में। एंड लड़के आमतौर पे, लड़कियां तो माशाल्लाह फिर भी ज्यादा कॉन्शियस होती हैं और अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं, बट लड़के सम टाइम लेजी हो जाते हैं। तो आई वुड रेकमेंड देम कि एक अच्छा सा फेस वॉश रखें, अपनी स्किन कंडीशन के हिसाब से रखें। या तो अगर आपकी ऑयली है तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश का इस्तेमाल कर लें। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो हाइड्रेटिंग का इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन बहुत डल एंड फ्लेकी सी है तो देन आप एक्सफोलिएटिंग फेस वॉशेस का इस्तेमाल करें। बट डू यूजेस फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर्स, क्योंकि दीज आर द टू थिंग्स जो आपकी स्किन को, डेड स्किन की लेयर्स को ना सिर्फ उतारेंगे, स्किन को डीपली क्लीन करेंगे, बल्कि साथ साथ मॉइस्चराइज भी करेंगे। आई नो बॉयज के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो बहुत लंबी ही चौड़ी स्किन केयर रूटीन अपनाएं। सो अगर दो चीजें भी अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो स्किन आपकी काफी हद तक अच्छी रहेगी, बेहतर हो जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल साहिबा, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और छोटे बच्चों के बारे में पूछेंगे कि उनकी स्किन को डैमेज होने से कैसे बचाया जाए, सूरज की रोशनी से कैसे बचाया जाए। चलिए जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। स्किन केयर के हवाले से हम बात करें, डॉक्टर साइमा हमारे साथ मौजूद है। साइमा, कंटिन्यू कीजिएगा जो आप बता रही थी बॉयज़ के हवाले से कि उनको मुश्किल होती है बार बार सन ब्लॉक लगाने में या फिर स्किन केयर रूटीन जो है फॉलो करने में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बॉयज़ को होती है, तो वो अच्छा फेस वॉश ले लें, लेकिन फिर उसका टाइम क्या होगा? हर 2-3 घंटे बाद उनको वॉश करना होता है। हाँ, अगर आप कोई एक्टिविटी करके आए हैं, स्पोर्ट्स जैसे की, आप हाँ। आए, इस वजह से भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की है या आप किसी काम से बाहर गए हैं देन आप वापस आए हैं, तो एटलीस्ट सोने से पहले एक दफा अपनी स्किन को अच्छे से फेस वॉश के साथ क्लीन कर लें एंड दैट वुड बी इनफ। हाँ, बट अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली है तो दिन में 2 से 3 दफा आप फेस वॉश कर लें। सही, फिर आप 2 से 3 दफ़ा फेस वॉश कर लेंगे तो वो मैनेज हो जाएगा और वो फिर बैलेंस रहेगा। अच्छा, ऑयली स्किन वाले क्या करें? ऑयली स्किन वालों की बात कर रही हूँ कि उनको कम से कम भी दिन में 2 से 3 दफा फेस वॉश करना है। एक्स्ट्रा ऑयल स्किन पे नहीं रहने देना, क्योंकि यही ऑयल है जिसके ऊपर आपकी डर्ट, पॉल्यूशन एंड डेब्रिस जमा होगा, आपके पोर्स को क्लॉग करेगा एंड अल्टीमेटली ब्लैक हेड या व्हाइट हेड बनेंगे एंड देन वो फर्दर एक्नी बन सकता है जो कि इन्फेक्टिव भी हो सकती है। सो उसको कवर अप करने के लिए अच्छा सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश आपने कम से दिन में 2 से 3 दफा यूज करना है एंड उसको 2 to 3 मिनट जेंटल मसाज के साथ अपने फेस पे इस्तेमाल करना है। सही। अच्छा, मसाज जेंटली। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि ये फेशियल हो या फिर ये जो फेस वॉश करने का तरीका है, फेस वॉश करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग, बल्कि इन जनरल पीपल क्या करते हैं कि वो बहुत रिगड़ के अपना मुंह धो रहे होते हैं। ये ज़रा लोगों को आज ये ज़रा समझाएं कि आपने बहुत रिगड़ के अपना मुंह नहीं धोना है, आपका अपना ही मुंह है, मतलब इसका ख्याल रखें, इसको बड़ा जेंटली ट्रीट करें, बड़े तरीके से, बड़ा जेंटल वे में आपने जो है वो अपना फेस वॉश करना होता है। उसके वजह से भी एक्नी होती है और एक्नी प्रोमिनेंट होती है, और उसके अलावा आप देखें जो लोग बहुत रिगड़ के अपना फेस वॉश कर रहे होते हैं ना, उनको दाने भी निकल रहे होते हैं, मोटे मोटे उनके पिंपल्स जो होते हैं वो निकल रहे होते हैं, और वो स्वेलिंग सी हुई, इन्फ्लेमेशन हुई हुई होती है उसमें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि हमारी स्किन एक जानदार चीज है ना, जैसे हम अपने आप का बाकी ओवरऑल बॉडी का ख्याल रखते हैं, इसी तरह हमें अपनी स्किन का भी ध्यान रखना है। रगड़ने से स्किन साफ नहीं होती, वेरी फ्रैंकली। रगड़ने से स्किन के सुपरफिशियल लेयर्स डैमेज हो रही होती हैं, स्किन बैरियर डैमेज होता है एंड वंस स्किन बैरियर डैमेज हो जाए तो वहां पे पिगमेंटेशन भी होती है, वहां पे एक्नी भी बनती है, वहां पे एज स्पॉट्स भी आ सकते हैं, सन स्पॉट्स भी आ सकते हैं, स्किन ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड भी लग सकती है एंड फ्लेकी भी हो सकती है। सो ये स्पेशली सम टाइम वो रेड भी हो जाएगी, सम टाइम उस पे खारिश भी शुरू हो सकती है। तो दीज आर द मल्टीपल थिंग्स जिनका हमें ध्यान रखना है कि अपनी स्किन को प्लीज जेंटली हैंडल करें। जब भी आप फेस वॉश करें तो जेंटल मसाज करें, क्योंकि आजकल बहुत अच्छे फेस वॉशेस आए हैं जिनको आप जेंटली मसाज करने से ही है वो आपके पोर्स डीपली क्लीन हो जाते हैं। यू डोंट नीड टू यूज कोर्स स्क्रब्स जो आजकल जो पुराने जमाने में होते थे ना, कि आप वो चावल का आटा, बेसन एंड वो सब चीजें रगड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जब तक स्किन पे ड्राई होके उतर नहीं रहा तब तक आप रगड़े जा रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू डू दोज थिंग्स। सही। अच्छा, फेशियल के बारे में बात करी थी आप अभी, तो मैं चाहूँगी कि हम उस बात को भी कंटिन्यू करें और लोगों को बताएं कि आपने कहा कि कोलेजन फेशियल और हाइड्रा फेशियल ये किस तरह से बेनिफिशियल हैं, क्योंकि यूजुअली लोग अब एस्थेटिक्स के पास जाते हैं और वहाँ पर जाके वो माइक्रो पिगमेंटेशन हो गई या फिर पील ऑफ हो गया या फिर दूसरे जो है वो स्कारलेट वगैरह दूसरे प्रोसीजर्स करा रहे होते हैं, यानी वो प्रोसीजर्स करा रहे होते हैं जो एक्सपेंसिव भी हैं और साथ साथ में वो स्किन के लिए मतलब थोड़ा सा पेनफुल भी होते हैं, उसमें माइक्रो नीडलिंग है, निडल भी है एंड ऑल दैट। लेकिन ये जो हाइड्रा फेशियल है या कोलेजन फेशियल है, क्या ये बेनिफिशियल होते हैं? क्योंकि देखिए ना, अब दो चीज़ें हैं, या तो सलून्स हैं या फिर एस्थेटिक्स हैं, तो अब कहाँ जाए इंसान? मतलब जो ख़वातीन है वो इस दफ़ा ईद पे क्या चूज़ करें अपनी स्किन की बेहतरी के लिए? क्योंकि अब जो सलून्स हैं वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वो आपको मशवरा देते हैं, नहीं जी सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि आपने फेशियल कराना है, क्लिनजिंग करानी है, हर 15 दिन में करानी है। हाँ बिल्कुल, हर महीने करानी है, और अभी अगर आप यहाँ आए और पूछ रहे हैं तो अभी भी करा लें। तो ये होता है। तो एस्थेटिक्स जो होते हैं वो बेहतर रहते हैं स्किन के लिए या फिर ये सलून्स बेहतर रहते हैं? डेफिनेटली एस्थेटिक इसलिए बेहतर रहते हैं क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट जो हैं वो या तो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या एस्थेटिक फिजिशियन है जिन्होंने पढ़ाई इसी सब चीजों के बारे में की है।
दे नो द केमिकल इंग्रेडिएंट्स द प्रोडक्ट्स एंड उनको पता है कि किस तरह से उन चीजों को इस्तेमाल करना है किसी की स्किन पे वो कैसा रिजल्ट देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर तो आपकी स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम अभी ज्यादा नमूदार नहीं हुई, अभी आपकी एजिंग शुरुआत है, अभी हुई नहीं है, या एज स्पॉट्स आपके माइल्ड बिल्कुल थोड़े थोड़े से आए हैं छोटे छोटे, या फ्रैकल हल्के से बनना शुरू हुए हैं, या कहीं पे पिगमेंटेशन आना शुरू हुई है एंड देयर एंड देन आप स्टार्ट कर देते हैं, तो डेफिनेटली उसको रिवर्ट करना भी ट्रीटमेंट डॉक्टर के लिए आसान होता है एंड प्लस उसमें आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगता। वंस अगर कोई चीज आ जाती है तो देन यू नीड एडवांस प्रोसीजर्स लाइक स्कारलेट हो गया, फ्रैक्शनल लेजर हो गया, एडवांस पीआरपीज हो गई, या फिर मीजोथेरेपीज हो गई, तो फिर आपको इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। सो आई वुड रेकमेंड रादर देन अपनी स्किन को एज करने के बाद, प्रॉब्लम आने के बाद आप डॉक्टर के पास आए, प्रेफरेबली गो बिफोर दैट थिंग, और सिंपल फेशियल्स जिसको हम कहते हैं हाइड्रा फेशियल्स कहते हैं, कोलेजन फेशियल्स कहते हैं, दीज आर द इजीएस्ट प्रोसीजर जिनसे आप अपनी स्किन पे प्रॉब्लम आने को डिले कर सकते हैं। सही। तो फेशियल कराना क्यों जरूरी है ये बताएं, अगर ना कराएं तो क्या ब्लड सर्कुलेशन का उससे कोई ताल्लुक है, स्किन के ग्लो का कोई ताल्लुक है? क्योंकि यूजुअली जितनी भी ब्यूटिशियंस होती हैं वो ये कहती हैं भाई फेशियल कराना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, मसाज भी आपका हो जाता है, और दूसरी बात ये कि आपका जो फेस है ना वो ग्लो करता है। ये क्या तीनों बातें ठीक है? अगर कोई एस्थेटिक्स के पास जाते हैं तो फेशियल भी कराना चाहिए उनको? बिल्कुल आपने सही कहा, वो कहती सही है कि फेशियल कराना चाहिए, बट फेशियल यूजुअली इसलिए कराना चाहिए, इसकी बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं डिटेल्स तो उसमें हमें ये पता लगता है स्किन का साइकिल होता है जो 28 डेज में स्किन अपनी डेड स्किन की लेयर्स को उतारती है और फिर नीचे से नई स्किन ऊपर आ रही होती है। तो समटाइम क्या होता है कि खुद से वो डेड स्किन नहीं उतर रही होती है और वो क्लॉग होकर स्किन की लेयर्स, डेड स्किन की लेयर्स स्किन के ऊपर जमा होती रहती है, जिसकी वजह से डल और डिहाइड्रेटेड ज्यादा लगने लगती है स्किन। सो जब हम फेशियल्स करते हैं तो उससे क्या होती है, डेड स्किन की लेयर उतर जाती है, थोड़ी सी हाइड्रेशन आपके पोर्स की बेहतर हो जाती है, पोर्स आपके टाइट हो जाते हैं, और आपको एक अच्छी एनहांस लुक लगती है क्योंकि आपके बेबी सेल्स ऊपर आ जाते हैं ना और डेड स्किन की लेयर्स उतर रही होती हैं। सो फॉर दैट रीजन आई वुड रेकमेंड अगर आपकी अच्छी स्किन है तो आप महीने में एक दफा जरूर ले लिया करें। अदरवाइज डॉक्टर इज द राइट पर्सन जो आपकी स्किन देख के डिसाइड करके आपको बता सकता है कि आपको कितने इंटरवल पे रेगुलरली लेना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया साइमा, और आज हमने बहुत सारी ऐसी बातें की जिसकी वजह से हमारे बहुत कुछ पता चला होगा कि भाई आपने अपनी स्किन केयर कैसे कर रही हो, स्पेशली रमज़ान में ईद के करीब आपने क्या क्या कुछ करना है, ये सब हमने आज के शो में आपको बताया। आज का शो का जो टाइम है वो एंड अप हो गया। आज का शो कैसा लगा ये बताइएगा, हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग ज़रिया 10।